हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर वेरी सेफ एंड वेरी गुड। जैसे कि आपको पता है आपका जेई एडवांस 2021 का पेपर हो चुका है और आज मैं आपका अपना एनएस सर निखिल श्रीवास्तव सर एचओडी मैथमेटिक्स मोशन आईआईटी जेई आपके लिए लेकर के आया हूँ एडवांस के पेपर्स के सॉल्यूशंस मैथमेटिक्स के। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हो पेपर 1 का सॉल्यूशन है ये। तो जैसा कि पेपर आपने देखा था, मैथ्स का पेपर एज एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव एंड लेंथी है, बट क्या है कैसे है आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन 1 में आपके पास जो क्वेश्चंस आए वो 4 क्वेश्चंस आए और वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम भी आपको पता ही होगी, आप लोगों ने तो पढ़ी रखी हुई, +3 एंड -1 आया था। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग वाला कंसेप्ट था। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये जो क्वेश्चन आया है बच्चों, ये क्वेश्चन आया है कंसीडर अ ट्रायंगल whose two sides lies on the x-axis and the line x plus y plus 1 equals 0. If the orthocenter of the triangle is 1, 1, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle is. अगर मेरे से पूछा जाएगा सर किस चैप्टर में आप इसको डालेंगे, तो बच्चों हम डालेंगे इसको स्ट्रेट लाइन के अंदर और इसका क्या लेवल रखेंगे, तो बच्चों बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन मैं इसको थोड़ा सा मीडियम लेवल दे रहा हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन का अगर मैं लेवल कोई मुझसे पूछेगा तो कैलकुलेटिव वैसे थोड़ा सा मीडियम में जाएगा। उसने क्या कहा, उसने बोला एक ट्राइंगल दे रखा है whose two sides lies on the x-axis, whose two sides lie on x-axis and the line this thing। ठीक है, दो जगह पे लाइनें लाई कर रही हैं और ऑर्थो सेंटर दे रखा है। तो अगर मैं एक रैंडम सी फोटो इस तरीके से ट्राइंगल की जनरेट करता, ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये ए दे रखा है, या बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, तो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमें पता है 1, 1 है। ठीक है, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर में पता है बेटा 1, 1 है। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन मैंने मान ली, लेट अस अज्यूम ये लाइन दे रखी है x + y + 1 = 0, और एक लाइन की इक्वेशन मैंने मान ली x एक्सिस दे रखी थी y = 0। उसने बोला है हमसे देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इज ABC, मतलब मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा। जो सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कमस्क्राइब करने के लिए हमें सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर मिल जाए इस ट्राइंगल का और रेडियस मिल जाए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं वो समझिएगा। सर्कम सेंटर निकालने के लिए हमने क्या किया, एक रिलेशन यूज किया HGC का। C मतलब C' सर्कम सेंटर, जिसके फॉर्मूला होता है 2:1। H के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे 1, 1। G अगर मैं आपको निकाल के दे दूं तो आप C' निकाल लेंगे, C' आ जाएगा, तो सर्कम सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो रेडियस आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमें A, B और C को सॉल्व करना है बेसिकली। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लाइन AC के परपेंडिकुलर BC है जो 1, 1 से पास करिए, उसको y = 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो B आ जाएगा, करेक्ट है। फिर हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। A, मान लो मैं इसका नामकरण कर दूं, N है बेटा ये, और ये M है। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है, तो फिर मैं AM की इक्वेशन निकालूंगा जो इसके परपेंडिकुलर पास करेगी 1, 1 से, उसको इस लाइन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा A आ जाएगा। तो पूरी कैलकुलेशन करने के लिए हमें तीनों के कोऑर्डिनेट निकालने, बेसिकली हम ये करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले C का कोऑर्डिनेट देख लीजिए। C का कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, y = 0 रखेंगे तो x = -1, 0 आ जाएगा। फिर हमें B का कोऑर्डिनेट निकालना है। B के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम लाइन BN की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। लाइन BN की इक्वेशन, तो लाइन BN की इक्वेशन हो जाएगी y - y1। क्यों? क्योंकि ये 1, 1 से पास करेगी और इसका स्लोप है -1, इसके परपेंडिकुलर इनका स्लोप आ जाएगा 1 के बराबर, 1 × x - 1। तो यहाँ से लाइन BN की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, दैट विल बी कम आउट टू बी y = x। ठीक है, दिख भी रहा था डायरेक्टली, आप चाहो तो ऐसे दिख जाता है। इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो x = y के पैरेलल होनी चाहिए, 1, 1 से पास करी तो y = x लाइन होगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। BM और BC को हमने सॉल्व किया। लाइन BC की इक्वेशन दे रखी है उसने, y = 0, तो यहाँ से हमारे पास B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 0। ठीक है, B आ चुका है ऑलरेडी, C हम ऑलरेडी निकाल चुके थे -1, 0। A हमें और निकालना है। A निकालने के लिए हमें लाइन AM की इक्वेशन चाहिए, तो लाइन AM की इक्वेशन आ जाएगी y = 0 के परपेंडिकुलर यानी पैरेलल टू x एक्सिस पासेस फ्रॉम 1, 1, तो दैट विल बी कम आउट टू बी x = 1। लाइन AM को लाइन इसके साथ सॉल्व करेंगे,
लाइन AC के साथ, जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 कॉमा बच्चा -2। ठीक है, C ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। C कितना था हमारे पास? C था हमारे पास -1,0। तो हमारे पास A आ गया, हमारे पास B आ गया, हमारे पास C आ गया। तो यहाँ से हमने सेंट्रॉइड निकाल दिया। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा 0 कॉमा माइनस का 2/3। क्लियर? सेंट्रॉइड आ गया 0 कॉमा माइनस का 2/3। अब सेंट्रॉइड हमें पता है 2:1 का रेशियो निकाल के हम सर्कम सेंटर निकाल देंगे। करेक्ट है, सर्कम सेंटर निकालने के बाद हमें सर्किल की रेडियस निकाल देंगे किसी एक वर्टेक्स के साथ। तो जो इसका सर्कम सेंटर आता है दैट विल बी कम आउट टू -1/2 कॉमा -3/2। कैलकुलेट कर लेना 2:1। ठीक है, तो -1/2 कॉमा -3/2 बचा। ठीक है, रेडियस कितनी आएगी? तो सर्कम सेंटर का किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल दो, सबसे सिंपल 0 0 है, तो रेडियस आ जाएगी √1/4 प्लस का 9/4। तो अल्टीमेटली आ जाएगी √5/2। ठीक है, 10/4 आएगा, 10/4 से √5/2 आ जाएगी। तो जब हमें सेंटर पता है, हमें रेडियस पता है, तो हम सर्किल की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं सर्कम सर्किल की। वो आ जाएगी x माइनस का 1/2 मतलब प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का y प्लस का 3/2 y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर दैट विल बी कम आउट टू बी 5/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बन जाएगी फाइनली, सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगी। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो ये जैसे हमारे पास आंसर आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट विल बी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। योर आंसर इज बॉम्बे। तो करेक्ट आंसर इज आंसर बी। करेक्ट आंसर इज आंसर बी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, जैसे कि आपने देखा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तीनों वर्टिसेस निकाले। वर्टिसेस निकालने के बाद अपन ने HGC लगा के सेंट्रॉइड निकाल दिया। सेंट्रॉइड निकाल दिया ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड का यूज किया, H पता था, C' निकाल दिया, सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कम सेंटर टू एनी ऑफ द वर्टिसेस। ये मान लो मैंने रेडियस किसको लिखा हुआ है, तो रेडियस CB को लिखा हुआ है अपन ने। किसकी लेंथ है? CB की लेंथ। ठीक है, C' की लेंथ, सर्कम सेंटर से B का डिस्टेंस, सर्कम सेंटर आ चुका था, वो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द एरिया ऑफ द रीजन दिस थिंग इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन किस चैप्टर का है बच्चों? AUC, एरिया अंडर द कर्व का। बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इजी लिखा है। कुछ बच्चे इसको मीडियम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, अदरवाइज मेरी नज़र में तो इजी है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। x है 0 से 9/4, तो एक 9/4 वाली लाइन खींची। ठीक है, y है 0 से 1, तो 0 से 1 लाइन खींची। ठीक है, ये y एक्सेस है हमारा और ये x हमारा x एक्सेस है। ठीक है, अगली लाइन है y इज इक्वल टू 3/x, y इज इक्वल टू 3/x, ये लाइन खींची अपन ने। y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू x, ऐसे मान लो। और x प्लस वाई इक्वल टू 2 मतलब इधर आएगा, 2 इधर आएगा, मतलब एक ऐसी लाइन खींची अपन ने। ठीक है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इनकी वजह से इनके करस्पॉन्डिंग बच्चा जो एरिया जनरेट होगा, करेक्ट है, जो एरिया जनरेट होगा वो ये जनरेट होगा। और हमें इसका एरिया लिखना है। तो आप कुछ ना करो, चारों पॉइंट निकाल दो, ये पॉइंट निकाल दो, ये पॉइंट निकाल दो, ये पॉइंट निकाल दो और ये पॉइंट निकाल दो। मान लो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ A, B, C और D। ठीक है, ABCD आ जाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन करनी, चाहो तो 2 ट्राइंगल में तोड़ दो, चाहो तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायरेक्ट लिख दो, कंप्लीटली आपकी कॉलम। मान लो मैं 2 ट्राइंगल ऐसे तोड़ देता हूँ, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, दोनों के एरियाज का सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट अपने पास डायरेक्टली आ जाएंगे। D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 9/4, 0, 9/4, 0। ठीक है बच्चा, A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा, हाँ, X कोऑर्डिनेट तो 9/4 ही रहेगा और Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 9/4, 3/4। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा 2, 0। और बच्चा B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3y प्लस 4y, तो 4y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू हाफ और x इक्वल्स टू
3/2, तो 3/2 कॉमा 1/2। तो मैंने आपको चारों के कोऑर्डिनेट निकाल के दे दिए। अब चारों के कोऑर्डिनेट पता है, दो ट्राइंगल्स के एरियाज को लिखना है, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्टली कर दो, चाहो तो आप जो पॉलीगन के एरिया वाला कंसेप्ट होता है वो लगा दो, तो कंप्लीटली आपकी कॉल है। अगर मान लीजिए मैंने दो एरियाज में ब्रेक कर रखा है इसको, तो अपन सिंप्लीफाई करेंगे दो एरियाज को, तो क्या क्या गिरेगा। तो मान लो पहला वाला मैंने Δ1 लिख दिया, इसको मैं Δ2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो Δ1 आएगा बच्चा, वो आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, 3/2 1/2 2 0 और 9/4 3/4, 3/2 1/2 9/4 3/4 2 और 0, 2 और 0, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। ये Δ1 आ गया, मॉड लगा लेना क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, Δ2 लिख दिया 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 0 9/4 0, तो 2 0 1 9/4 0 1 9/4 3/4 1, ठीक है बच्चा। और ये आ जाएगा Δ1 Δ2, दोनों का सम अप कर देंगे तो जो एरिया डेल्टा निकल के आ जाएगा वो Δ1 प्लस Δ2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट है, सिंप्लीफिकेशन आप कर ही लेंगे, काफी नॉर्मल क्वेश्चन था। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ओवर हियर, एंड आफ्टर द कंप्लीट कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर, दैट विल बी कम आउट टू बी 11/32। द करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर इज 11/32, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आंसर नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये हमारा, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। टफेस्ट क्वेश्चन है पेपर का, मेरे हिसाब से टफेस्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ये केस बनेंगे, अंग्रेजी है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको वेन डायग्राम से शो करने की कोशिश करूंगा, शायद आपको दिख भी जाएगा। 3 सेट तो आपको दे रखे उसने E1 F1 और G1, उसने बोला 2 एलिमेंट चूज किए गए रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1, 2 चूज किए गए एंड लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ दीज चूजन एलिमेंट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, 2 को चूज करने 1 2 3 से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, E1 था मान लो, ठीक है, इसे 2 चूज करने, इसे 2 चूज करने, इसे 2 चूज करने, टी डायग्राम वाला जो कंसेप्ट होता है ना, आई विल यूज दैट वन। तो आई गेट द वैल्यू 1 2 ओवर हियर, either I can choose 1 3 over here, either I can choose 2 3 over here, got it, ठीक है। तो ये हमारा सेट S1 बन जाएगा, ऐसे समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से कंसेप्ट हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा S1 बन गया। अगर हमको इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है तो ये S1 की रिप्रेजेंटेशन है। मैं एक बार चेक भी करता चलूंगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए मुझसे, ठीक है। फिर उसने आगे बोला बच्चा कि लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ दोस चूजन एलिमेंट, लेट E2 इक्वल्स टू E1 माइनस S1। तो देखो हम E2 बनाएंगे यहाँ से, तो जो E2 बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग वो बनेगा, यहाँ पे या तो 3 बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पे या तो 2 बैठा होगा और यहाँ पे या तो 1 बैठा होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली ऐसे लिख देता हूँ मैं, कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए समझने में, ठीक है। फिर उसने आगे बोला हमसे देयर इज अ सेट F2 विच इज F1 यूनियन S1 है, ठीक है, F1 यूनियन S1 है, ठीक है। तो F1 यूनियन S1 से हमने क्या बनाया, हमने यहाँ से F2 बनाया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा देखो। तो S1 है पीछे लिख रखा है और F1 है 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4 का यूनियन करना है 3 के साथ, तो 1 3 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 3 4, ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 और ऐसे आ जाएगा 1 3 और 4। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक सेकेंड, ये 1 3 4 है ना, 1 3 4 का 3 के साथ यूनियन तो 1 3 4 ही आएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिर उसने आगे बोला हमसे F2 के बाद हमने नाउ द 2 एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2 एंड लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ द चूजन एलिमेंट। अब यहाँ से अपन ने फिर से 2 एलिमेंट चूज किए, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे यहाँ से हमने 2 एलिमेंट चूज किए थे, 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट, ऐसे फिर से हमने यहाँ से 2 एलिमेंट चूज किया। अब ये जो 2 एलिमेंट हम चूज करेंगे 1 3 4 से, या फिर इससे 2 एलिमेंट जो चूज करेंगे, या फिर इससे जो 2 एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है, 1 3 4 1 3 4 1 2 3 4, चेक करना गलत ना हो रहा हो, हाँ गलत हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4, एक बार मैं चेक कर लूँ कहीं डाटा में मिस्टेक ना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार हमने चूज किया है 3 को,
तो 3 का यूनियन करना है F1 यूनियन S1, तो ओके ठीक है, अपन ने गड़बड़ी कर दी। F1 यूनियन S1 करना है, मैंने E2 के साथ कर दिया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो अपने को चाहिए था F1 का यूनियन S1 के साथ, तो F1 में क्या है 1 3 4 का यूनियन 1 2 के साथ, तो 1 2 3 4 बच्चा। फिर 1 3 4 का यूनियन 1 3 के साथ, तो 1 3 4 बच्चा। फिर 1 3 4 का यूनियन 2 3 के साथ, तो 1 2 3 4 बच्चा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इससे थोड़ा सा ध्यान देना, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, इससे केयरफुली, इसलिए मैं एक लाइन को चेक करता चल रहा हूँ, कहीं मिस्टेक ना कर दिया हो जो सोल्यूशन अपन ने दिया हुआ उसके करस्पॉन्डिंग। 2 2 2 आ गया S1 E2 और F2 आ गया 2 2। फिर यहाँ से अपन ने 2 2 सेट उठाए, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 तो तुम जब 2 2 पेयर उठाओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी बेटा, या तो 1 2 उठ गया होगा एक पेयर में, या फिर 1 3 उठ गया होगा, या फिर 1 4 उठ गया होगा, करेक्ट है। ऐसे यहाँ से जाएंगे दूसरी पॉसिबिलिटीज, तो 2 3 आ जाएगा, फिर 2 4 आ जाएगा, फिर 3 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम पिक्चर यहाँ से बनाई मैंने बेटा, तो सेम पिक्चर यहाँ से बनेगी, ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम होगी, करेक्ट है ना। तो ये फिर से हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और ये आ जाएगा बच्चा 3 4। इसमें से जाएंगे जब 2 2 एलिमेंट उठाएंगे तो अपने पास आएगा 1 3 1 4 या फिर 3 4, ठीक है। ये बन गया अपने पास कौन सा सेट, ये बन गया अपने पास S2, ये बन गया अपने पास S2, ठीक है। अब उसने बोला है G2 G1 यूनियन S2 है, तो G1 का यूनियन करना है S2 के साथ। G1 का यूनियन करेंगे अगर S2 के साथ तो क्या आएगा इस केस में, तो वो बनेगा G1 यूनियन S2 G2 को। तो G2 क्या बन रहा है ये वो देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग। तो G2 है, G1 है 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 का यूनियन करना है S2 के साथ, 2 3 4 5 का यूनियन करना है S2 के साथ। तो 1 2 के साथ करोगे 1 2 3 4 5, इस सारे केसेस में आएगा 1 2 3 4 5, इन सारे केसेस में आएगा 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान रखना। सेम यहाँ पे आएगा, इस केस में आएंगे तो 1 2 3 4 5 और इस केस में आएगा बच्चा 2 3 4 5। जब मैं 1 3 के साथ 1 4 के साथ करूंगा 2 3 4 का, तो इस केस में भी आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 3 के साथ भी आएगा और 1 4 के साथ, 3 4 के साथ आएगा 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसको सीखना थोड़ा सा, ये पीले वाले 3 केस ले रहा हूँ, ठीक है, और ये ब्लू वाले 3 केस ले रहा हूँ। अब उससे जो अंग्रेजी बोली है वो देखना लास्ट में, E3 और E1 को अगर हमें बराबर करना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमें E3 इक्वल्स टू E1 लिखना है तो क्या आएगा वो समझना। 2 एलिमेंट अब इससे फिर से चूज करे गए, ठीक है, 2 एलिमेंट अब इससे फिर से चूज किए गए, 2 एलिमेंट यहाँ से भी 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 चूज किए गए और 2 एलिमेंट यहाँ से भी चूज किए गए। अब ये जो 2 एलिमेंट आप चूज कर रहे हो ये इस तरीके से चूज करना है कि लास्ट टाइम पढ़ना कि इसका E2 के साथ यूनियन S3 सेट जो बनेगा S3 सेट, ठीक है, 2 एलिमेंट चूज करने के बाद S3 सेट, उसका E2 के साथ यूनियन E3 के बराबर होना चाहिए और E3 और E1 बराबर होने चाहिए। E1 मतलब 1 2 3 है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 आ चुका था, तो ये तभी बराबर हो पाएगा जब यहाँ से जो 2 एलिमेंट आप उठा रहे हो, मेरे पास जगह नहीं है बच्चा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो हर हालत में अपने पास 1 2 आना चाहिए, यहाँ से भी 1, ठीक है, यहाँ से भी 1 2 आना चाहिए 2 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 के साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, यहाँ 2 दे रखा है, तो अगर 2 दे रखा तो यहाँ से अपने को चाहिए 1 और 3, यहाँ से भी चाहिए अपने को 1 और 3, तो 1 3 का यूनियन करेंगे 2 के साथ तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 3 का यूनियन करेंगे 2 के साथ तो 1 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो 2 एलिमेंट निकलेंगे ऑलरेडी अपने पास क्या बैठा हुआ है
ऑलरेडी अपने पास क्या बैठा 1, तो यहां से क्या चाहिए मुझे 2 3 चाहिए, यहां से भी क्या चाहिए मुझे 2 3 चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है, जगह कम है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि यू शुड हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, ठीक है। तो देखो यहां से 1 2 चाहिए, यहां से 1 2 चाहिए, यहां से 1 3 चाहिए, यहां से 1 3 चाहिए, यहां से 2 3 चाहिए, यहां से 2 3 चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी लिखनी है अपने को, खत्म बात। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पकड़ में आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। फेवरेबल केस कौन सा है? फेवरेबल केस हमारे पास ये वाला है, तो दिस केस अपॉन टोटल केस, दिस केस अपॉन टोटल केस। तो आइए उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग शुड बी कम आउट टू बी 1/3, तो बाहर ही आएगा क्योंकि 3 केस बने, पहले केस के करस्पॉन्डिंग भी 1/3, दूसरे केस के करस्पॉन्डिंग 1/3, तीसरे केस के करस्पॉन्डिंग भी 1/3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां से 1 2 आना है तो 1 2 आया होगा देखो इसी वाले पेयर से, तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी मैंने बनाई है, तो देखो हाफ और हाफ यहाँ पे ऐसे समझो, तो 1/2 इंटू, करेक्ट है, ये 2 आ गए, इससे 1/2 करेक्ट है। इनमें से ये देगा 5, फेवरेबल केस खाली 1 2 का 1 होगा और टोटल केस 5 है, तो दैट विल बी कैन बी रिटन एज 1/5c2। फील करो 5c2 का 10 क्या से आएंगे वो चीज को, 10/5 है, इनमें से कोई भी 2 चूज करने हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारे पास 5c2। लेकिन मेरे फेवर में सिर्फ एक केस है, वो कौन सा है 1 2 वाला, तो ऊपर कौन बैठेगा 1 2, ये 1/2 समझना, 1/2 ये गया और 1/2 ये गया, ठीक है। अब आइए प्लस, अब मैं इसको इसी वाली चेन में इस पे जा रहा हूं, करेक्ट है, ये क्या लिखा हुआ है 1/2 फिर से इनटू, अब आ जाओ हमें चाहिए 1 2, देखिए यहाँ पे 1 2 है ही नहीं, तो 1 2 है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0, खत्म। ये कौन सा हो गया, ये पहला केस हो गया, जब हमने क्या स्टार्टिंग में ले रखा है 1 2, ये समझना बच्चा, स्टार्टिंग में क्या ले रखा अपन ने 1 2, मैं नीचे येलो से लिख देता हूं, अभी अपन ने क्या ले रखा है 1 2 ले रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, प्लस अब अपन क्या लेने जा रहे हैं, अपन क्या लेने जा रहे हैं 1 3, फिर अपन क्या लेंगे तीसरे केस में, तीसरे केस में अपन क्या लेंगे 2 3। बड़ी चीज है, ध्यान से समझना भाई, मैं तो लिख रहा हूं आपको समझना है। ये 1/3 1/3 1/3 क्यों आया समझ में आया, 1/3 1/3 1/3 1/3 से 1 2 उठाया, तो 1/3 से 1 2 उठाया, 1 2 उठाने के बाद क्या किया गया है, दो पॉसिबिलिटी थी, या तो इस पे जाऊंगा या तो इस पे जाऊंगा, इस पे गया तो 10 पॉसिबिलिटी, उसमें से एक पॉसिबिलिटी मेरे फेवर में थी, तो 1/10 लिखा हुआ है वो 1/5c2, ठीक है। 1 3 उठाया, 1 3 उठाने के बाद फिर से मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज आई, करेक्ट है, दो पॉसिबिलिटीज आई 1/2 और 1/2, नहीं दो पॉसिबिलिटी नहीं आएंगी, ये इक्वल क्यों आया है, ये इक्वल इसलिए क्योंकि 3 3 है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ये 2 है, ये टोटल 3 है, तो इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 और इसको निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, ट्री डायग्राम। तो अपन ने लिखा है 2/3 इंटू, अब आगे बढ़ा 2/3 के बाद आगे बढ़ा, 5 है, 1 चाहिए, तो 1/5c2 प्लस दूसरे केस पे आओ, दूसरे केस पे आओ 1/3 इंटू 1 3 चाहिए, 2 3 5 है, आएगा नहीं, तो 1/3 इंटू 0 फिर से, ठीक है, प्लस तीसरा केस, ये चलो 2 3 3 6, यानी क्या अगेन 1/2, क्या है 1/2 बच्चा ध्यान से देखना, समझ लेना, कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना दोबारा, कैसे पूछोगे लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने पहले बोला ट्री डायग्राम कंसेप्ट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ खतरनाक बिल्कुल भयानक सा आ गया है, बट हाँ पेपर में अगर हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, तो ये पेपर में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। फिर 1/2 क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज है, आधी इधर आधी इधर, फिर वही आ गया 2 3 चाहिए अपनी बार अपने को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 ले रखा है, 2 3 देगा, बिल्कुल देगा, तो ये हो गया इंटू 1/5c2, ठीक है, प्लस दूसरे केस में, दूसरे केस में हाफ जाएंगे, बिल्कुल हाफ जाएंगे, प्लस का 1/2 इंटू 2 3 चाहिए, क्या 2 3 देगा, ये बिल्कुल देगा 2 3, करेक्ट है, 2 3 देने का एक केस है और टोटल हो जाएंगे 4c2, ठीक है। तो भाई साहब ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा केस, जब 1 2 रहा हो, करेक्ट है, 1 2 रहा हो डिवाइडेड बाई E1 और E2 बराबर रहे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यानी 10 डिवाइड बाई टोटल, तो अपने फेवरेबल केस हो गया 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/10 प्लस, यहाँ से चलेंगे तो बच्चा आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, 2/3 इंटू 1/10 प्लस
ये देगा 1/2 इंटू 1/10 प्लस 1/2 इंटू 1/6। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और अल्टीमेटली सॉल्व करके आपको आंसर देगा 1/5। ठीक है, तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तरीका मैंने आपको दिखा दिया, आप टी डायग्राम से इसको वर्कआउट कर लीजिए, ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा एज कम्पेयर टू एनी एनालिटिकल मेथड। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, उसने बोला θ1 θ2 θ10 2 पाई के बराबर है और ये दे रखा है Z1 Z2 में रिलेशन दे रखा है। मैंने क्या किया, इसको सीधे सीधे मैनिपुलेट करने के लिए काफी सिंपल कंसेप्ट पे इसको वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने एक पॉलीगन ले लिया एन साइडेड, ठीक है, ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, एज्यूम कर लिया, ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एज्यूम कर लिया। ठीक है, इनके बीच का एंगल θ2 θ-1 θ2 हो गया, तो मतलब बेसिकली एंगल θ2 है। θ1 में θ2 जोड़ते जाना है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास जो रिलेशन है वो है Z2 = Z1 इंटू e⁻i θ2, यानी बेसिकली Z2 = कुछ नहीं Z1 मतलब e⁻i θ1 प्लस θ2 और मैग्नीट्यूड रेडियस का 1 चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसके बीच में आएगा Z2 और Z3 के बीच में डिस्टेंस सेम, ये एंगल θ3 हो जाएगा, इसी के करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, और उसने आपको एक रिलेशन दिया P वाला। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो चीज लिखी ना Z2 - Z1, ये Z2 - Z1 इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, ऐसे ही Z3 - Z2 इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे 10 पॉलीगन दे रखे, तो मान लीजिए लास्ट वाला Z10 था, तो ये Z1 - Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये साइड्स ऑफ द पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दीज आर द रिप्रेजेंटिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो अगर मैं यहाँ से P की बात करता हूँ तो P है बेसिकली सम ऑफ साइड्स। तो बेटा सम ऑफ साइड जो भी होगा, ध्यान से समझना, ये हमेशा इस आर्क लेंथ से तो कम ही होगा, कम होगा क्योंकि ये लेंथ है और ये आर्क है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस से कम होगा, यानी कि जो सम ऑफ लेंथ है P, ये हमेशा छोटा या बराबर होगा सम ऑफ आर्क लेंथ, सम ऑफ आर्क लेंथ। और बच्चे ये जो आर्क लेंथ होगी ना, इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट हो रही है वो समझेंगे। आर्क लेंथ क्या होगी? इस सर्किल का सरकमफ्रेंस, जो कितना होता है 2πr r1 दे रखा है। r1 कैसे दे रखा है? मॉडुलस ऑफ Z1, चाहे Z2 कुछ भी निकालोगे आंसर 1 ही आएगा। तो सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है? 1, यानी हो गया 2π इंटू r मतलब 1। तो P शुड बी लेस देन इक्वल टू 2π। राइट है, ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरीके से जब मैं Q पे जाऊंगा, क्योंकि एक टर्म को देखो, एक टर्म को, तो Z2 ये जो लिखा हो ना Z2 का स्क्वायर बच्चा माइनस Z1 का स्क्वायर, इसको मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ Z2 - Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस Z1। प्रॉपर्टी फॉर्मूला, Z2 प्लस Z1 कुछ भी हो जाए ये हमेशा छोटा होगा मॉडुलस ऑफ Z1, Z2 - Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1। मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 क्या थे? मॉडुलस ऑफ Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है? 1। तो देखो ये 2 हो गया, यानी हमेशा छोटा होगा 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z2 - Z1 के। तो जैसे ये 2 टाइम्स छोटा है, वैसे ये भी 2 टाइम्स इसके छोटा है, वैसे ये भी 2 टाइम्स छोटा है इसके, वैसे ये भी 2 टाइम्स छोटा है इसके। तो जो Q है बेसिकली वो हमारा क्या है? वो छोटा होगा 2 टाइम्स ऑफ P के, और P ऑलरेडी हमारा 2π से छोटा था, तो ये पूरा छोटा हो जाएगा 4π से, यानी ये भी स्टेटमेंट कैसा आया? 2 आया। ठीक, कौन सा चैप्टर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि मैंने करा बहुत आसानी से है, nth रूट ऑफ यूनिटी के लॉजिक का यूज किया है थोड़ा सा, कई लोगों को शायद दिखता होगा, नहीं दिखने वालों के वजह से मैं इस क्वेश्चन को मीडियम डाल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अदरवाइज अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इससे करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर डी आएगा और पीछे वाले क्वेश्चन का करस्पॉन्डिंग आंसर ए आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो ए आया था, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए आया था बेटा, और क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, दैट विल बी कम आउट टू बी डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 आ गया अपने पास। ठीक है, तो सेक्शन 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू पैराग्राफ, बहुत ही शानदार पैराग्राफ के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफनेस बढ़ाइए, जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, अगेन अननोन बढ़ाए। पैराग्राफ विद द इंटीजर टाइप कॉन्सेप्ट्स, पैराग्राफ विद द, मैंने आपसे पहले भी बोला था बच्चों, मैं फिर बोलता हूँ, जो भी इस साल तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, they people have to be remember one point very clearly. Every year IIT should
change the patterns continuously. तो be prepare for that. I told you people earlier and now you have to observe this thing. पैराग्राफ नंबर 5 और 6 में क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो आइए यहां से सबसे पहले मैं P1 की बात कर लेता हूं। P1 क्या है, उसने बोला है P1 इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं इस सेट में से 3 पॉइंट्स उठाने हैं। P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ द चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कम से कम 81 चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन 81 ले लेता हूं। कम से कम 81 चाहिए ना अपने को, कम से कम 81, हाँ ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन 81 की बात कर लेता हूं, नहीं एटलीस्ट कम से कम 81 चाहिए। तो 1 माइनस मैक्सिमम चूजर नंबर इज एटलीस्ट 81, कम से कम 81 चाहिए ना। तो 1 माइनस लेस देन 81 हो गया ना, कम से कम चूजर नंबर, ठीक है। तो इरेज कर देता हूं। तो देखिए उसने बोला रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ दिस थिंग P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ द चूजर नंबर, 3 नंबर चूज किए, 1 2 3 नंबर चूज किए गए, ठीक है। एटलीस्ट 81, कम से कम 81 आए, मतलब एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ द चूजर नंबर, इन 3 नंबर को जो चूज किया गया उसमें कम से कम 81 बैठा हो, 81 बैठा हो, 82 बैठा हो, 83 बैठा हो, लेकिन 81 से कम ना बैठा हो। तो मैं क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा जब सारे नंबर 80 या 80 से कम होंगे। 1 में से माइनस कर दूंगा जब सारे नंबर 80 से कम होंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P1 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस सारे नंबर 80 या 80 से कम होंगे। 80 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 80/100 है, 3 नंबर है तो 22 का होल क्यूब कर दिया, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1 माइनस 64/125, करेक्ट है। अल्टीमेटली आ जाएगा 61/125। तो यहाँ से अगर मैं P1 की कैलकुलेशन करूंगा तो 625, देखो ये कैलकुलेशन कैसे करा हुआ इसने, 625/4 इंटू 61/125 सॉल्व कर लेना। तो ये सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आ जाएगी वो करेक्ट वैल्यू है 76.25, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास P1। अब आइए जरा P2 के लिए, ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ P2 के लिए। P2 क्या कह रहा है वो समझना। P2 कह रहा है P2 की द प्रोबेबिलिटी द मिनिमम ऑफ द चूजर नंबर इज एट मोस्ट 40। जो 3 नंबर आप चूज कर रहे हो उसमें जो सबसे छोटा नंबर हो वो अधिक से अधिक 40 हो, मतलब सबसे छोटा नंबर बड़े से बड़ा 40 हो सकता है, बस करेक्ट है। द मिनिमम ऑफ द चूजर नंबर इज एट मोस्ट 40। तो मिनिमम ऑफ द चूजर नंबर एट मोस्ट 40 अगर हो रहा है, मिनिमम ऑफ द चूजर नंबर एट मोस्ट 40 हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, इसमें 1 में से माइनस कर दूंगा जब नंबर सारे क्या हो एट मोस्ट 40 दिया ना, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 हो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 41 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 41 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 41 हो, करेक्ट है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 40 से बड़े 41 से, तो 60/100 का होल क्यूब। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 27/125। तो सिंप्लीफाई कर देना, ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा सिंप्लीफाई करके 98/125, 98/125। तो ये आ गया P2 और ये आ गया तुम्हारा P1। P2 के करस्पॉन्डिंग अगर आंसर कैलकुलेट करना होगा, ये है P2, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा 125/4 इंटू P2। तो बच्चा P2 था हमारा 98/125, 98/125। इसको सॉल्व कर लेना, जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी कम आउट टू बी 24.50, 24.50, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन है, आप इसको एक बार समझ लीजिए। किस चैप्टर का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, कैसा था, मीडियम लेवल पे था, थोड़ा सा अंग्रेजी था, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग अंग्रेजी, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ। प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा काफी आया इस पेपर में, आपने ऑब्जर्व किया होगा। अलजेब्रा का वेटेज ग्रेजुअली बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ा है हमारा अलजेब्रा के करस्पॉन्डिंग, और पेपर का लेवल भी ठीक ठीक है। इस क्वेश्चन में अंग्रेजी है, करे हुए क्वेश्चन है ऐसे आपके, बिल्कुल करे होंगे, बट सिर्फ अंग्रेजी, मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ द मिनिमम, ये जो एटलीस्ट एट मोस्ट, सब बड़ा प्यारा ये फ्रेम्ड क्वेश्चन होगा, अच्छे से फ्रेम्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7 और 8 है,
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आप चाहोगे तो उसको 3D में भी डिटरमिनेंट में बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिसेस भी है, 3D भी है, तो मैंने डिटरमिनेंट में डाल रखा है इसको, थोड़ी सी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन ये भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ईजी भी नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है। उसने बोला था सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की दो सिचुएशन होती है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आएगा। अब सोल्यूशन आने के बच्चे दो तरीके होते हैं, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डेल्टा चेक किया। तो जब हम इसका डेल्टा चेक करेंगे बच्चा, तो डेल्टा क्या आता है देख लेते हैं। तो डेल्टा आएगा 147 258 और 369, ठीक है। ओपन कर लेना, सिंप्लीफाई कर देना, तो ये बन जाएगा 0। डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है। डेल्टा की वैल्यू 0 आती है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, तभी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमारा डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए, हमारा डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए, और हमारा डेल्टा 3 भी 0 होना चाहिए। आप तीनों को चेक करिएगा। जैसे डेल्टा 1 चेक ही करना पड़ेगा, मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने पूरा चेक किया था। डेल्टा 1 अल्फा बीटा गामा -1 258 और 369। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास एक रिलेशन आया था अल्फा -2 बीटा प्लस गामा -1, ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, शायद यही आया था, एक सेकेंड देना मुझे। अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है, -1 आ गया, मैंने 0 के बराबर कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन ही निकल के आ गया, अल्फा -2 बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 1। यही सेम रिलेशन आता है जब डेल्टा 2 को आप 0 करेंगे, यही सेम रिलेशन आएगा जब आप डेल्टा 3 को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कंसिस्टेंस की कंडीशन लगानी है आपको, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करना पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है किसी और तरीके से, मतलब मैंने जैसे सॉल्व किया मैं वो आपको बता रहा हूँ बच्चा पार्टी, और बहुत इजीली होता है, कैलकुलेशन है, 4 डिटरमिनेंट है। ऑलरेडी हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी हैंडल कर रखे हैं बच्चों, 4 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, 5 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, एडवांस का मतलब आप बोलो तो वो हो चुका है, ठीक है। अब हमें एम निकालना था, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम जब हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम, डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना तो आ जाएगा अल्फा -2 बीटा प्लस गामा। अब क्योंकि हम ऑलरेडी ये कंडीशन निकाल चुके हैं कि अल्फा -2 बीटा प्लस गामा 1 था, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है ये 1 के बराबर आती है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था उसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है द वैल्यू ऑफ डी। अब डी क्या है वो देखना, डी ये नीचे अंग्रेजी लिखी हुई है, लेट पी बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोस पॉइंट अल्फा बीटा गामा। जितने भी पॉइंट अल्फा बीटा गामा है तो उनको एक प्लेन सेटिस्फाई करो, उसका 0,10 से आपको क्या बताना है, डिस्टेंस के स्क्वायर को डी से रिप्रेजेंट किया है। तो पहली चीज तो ध्यान रखना, जो प्लेन रहा होगा वो प्लेन इन सारे अल्फा बीटा गामा को अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये ही प्लेन होगा, क्योंकि देखो ये ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा तभी आ पाएगा। यानी कि अगर हम उस प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहेंगे बच्चों, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x - 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 1। ये किसको, ये सारे अल्फा बीटा गामा को सेटिस्फाई करता जाएगा। तो जैसे आप अल्फा बीटा गामा रखोगे, आपके पास जो पीछे हमने रिलेशन निकाला था, अरे आजा, ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन आ गया, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस प्लेन पे हमें डिस्टेंस बताना है, कहां से बताना है, एक पॉइंट से बताना है। जो डिस्टेंस आएगा 0, 1, 0 से, इस डिस्टेंस का स्क्वायर डी को रिप्रेजेंट कर दो, डी इज रिप्रेजेंटिंग डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब हो गया 0, 1, 0 से इस पर डिस्टेंस निकालेंगे तो -2 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 1, तो 3 चेक करना गलत ना हो रहा भाई, ठीक है, 3/√6 आ गया। यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर भी तो करना है इसका स्क्वायर, तो ये 9/6 हो जाएगा। 9/6 का मतलब 1.5 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आता है 1.5 और पीछे वाले का आया था 1, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गई ना। सारे अल्फा बीटा गामा अगर किसी प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो प्लेन कौन सा होगा, उसी रिलेशन से जो जनरेट आया होकर के आया होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डिटरमिनेंट का मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, अप्रोचेबल क्वेश्चन था, आराम से होना चाहिए था, बिल्कुल आराम से। तो दोनों पैराग्राफ अप्रोचेबल आपके हाथ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली लोकस है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है,
कर्व की इक्वेशन हाइपरबोलिक कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाल देता हूँ मैं, तो मतलब आप क्या, मैं स्ट्रेट लाइन में दूंगा उसको, कोई और लॉजिक नहीं है मेरे पास। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से मीडियम है, अदरवाइज कई बच्चों को ये टफ भी लगा होगा, क्योंकि वहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगा होगा। मेरी नज़र में मीडियम इसलिए होता है, आप बोलोगे सर आपको मीडियम लगता है क्योंकि आपको तो कर लेते हो, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली में IIT में एक आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, उसी पैटर्न पे कुछ लिंकअप करके इन्होंने फ्रेम किया है इस क्वेश्चन को। ठीक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। उसने बोला कंसीडर दैट लाइंस L1 L2 डिफाइंड बाय द इक्वेशन फॉर अ फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा, लेट्स सी बी द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that the product of the distances of P from L1 and the distance from P from L2 is lambda square। तो पहली लाइन यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, तो इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ओके। फिर से बोला एक लाइन है मीट, तो यहाँ से हम पहले तो सी का लोकस निकालेंगे, पी का लोकस निकालेंगे, ठीक है। तो लोकस निकालने का हमें क्या करना होगा, हमें पी पॉइंट चाहिए होगा, तो लेट पी पॉइंट अपन ने एज्यूम कर लिया h, k था, ठीक है। अब क्या h, k मान के लोकस लिखना चाहो तो लोकस लिख देना, डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉडुलस लगेगा, पहली वाली लाइन पे आ जाएगा, तो h√2 माइनस का प्लस का k -1 अपॉन √3 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। दूसरे वाले में जाएंगे तो h√2 माइनस के +1 अपॉन √3 आ जाएगा बच्चा, इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x√2 प्लस y -1 इंटू x√2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। कर्व हम सॉल्व नहीं कर रहे अभी। फिर उसने बोला है कि इस कर्व को जैसे मान लो कोई भी कर्व है तो उसको एक लाइन कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट करी RS, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस है 270 का रूट। RS कहाँ से आएगा, RS आएगा बेटा जब ये लाइन इसको कट करेगी, लाइन कौन सी है, y = 2x + 1। तो मैंने RS निकालने के लिए, इस कर्व में RS निकालने के लिए y की जगह पे 2x + 1 पुट कर दिया, तो फॉर RS तो हम ये लिखेंगे x√2 प्लस y की जगह पे 2x + 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से आएगा x√2 माइनस 2x इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बाहर और ये बन जाएगा √2 + 2 एंड √2 - 2, तो 2 + √2 खुलेगा, 2 - 4 - 2, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2। तो इससे 2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएंगे, एक x का r कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक s का r कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा √, मान लो मैं इसको xr माइनस xs का होल स्क्वायर प्लस का y(r) माइनस का y(s) का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, और d दे रखा है √270, तो इज इक्वल टू √, इसको ऐसे लिखा रहने दो xr माइनस xs, और yr माइनस ys इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ आ जाएगा xr माइनस xs। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दे लेना, yr की जगह पे बेटा मैंने 2x + 1 रखा है, तो 2xr - 1 2xs - 1 x2 x1 भी लिख सकता था मैं सिंप्लीफिकेशन के, xr माइनस xs का होल स्क्वायर, तो ये √5 टाइम्स आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दी, तो 270/5 इज इक्वल टू xr माइनस xs का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो जो यहाँ से xr आ जाएगा वो आ जाएगा √3/2 लैम्डा, और ये आ जाएगा माइनस का √3/2 लैम्डा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगी तुम्हारी 270/5 इज इक्वल टू 2 × √3/2 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर निकल के आ जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा बाई 4 आएगा 2, तो 2 उधर चला जाएगा, 3 से ये कटेगा, 3 9 90, और लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 270/5 इंटू बाई 6, ठीक है। तो 6 2 3 9 90, ठीक है, 5 5 कम 5 18 2 9, तो लैम्डा स्क्वायर एक्चुअली में निकल के आ जाएगा बच्चा 9, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, फर्स्ट पार्ट का आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है।
फिर उसने आगे आपको दे रखा है, फिर उसने आपको आगे दे रखा है, फिर उसने एक लाइन और दी है, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट द सी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट आर डैश एंड एस डैश, लेट डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन आर एंड एस डैश। तो देखो इसके परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। मान ली कर्व कुछ ऐसा आ रहा था, मुझे नहीं पता कैसा आ रहा था, मैं दूसरा केस ले लेता हूँ। तो कर्व अगर ऐसा था, ये आर एस था, ठीक है, कर्व ऐसे आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, जिसको कट कर रही है आर डैश पे और एस डैश पे। ये आर है और ये एस था, ठीक है। तो उसने पूछा आर डैश और एस डैश के बीच का डिस्टेंस निकाल के हमें दो, आर डैश और एस डैश के बीच का डिस्टेंस निकाल के दो। देखो हमें कर्व की इक्वेशन, तो मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ देता हूँ, किसको, इसको इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ देता हूँ, नहीं इसको नहीं, सॉरी, इसको इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको काट दो और इसको इक्वेशन 1 लिख दो, ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन, ठीक है, कर्व वाली। तो हमने क्या किया, हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो आर और एस का मिड पॉइंट क्या आएगा, एक्स आर और एक्स का मिड पॉइंट आ जाएगा, ये एम पॉइंट मान लो इसको, तो आ जाएगा 0, और 0, तो y2 प्लस y1, 0, 1 आ जाएगा, 0, 1, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप हमें पता ही है, इस लाइन का स्लोप हमें पता है y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन शुड बी इक्वल टू -1/2, नहीं हाँ ठीक है, -1/2। तो लाइन आर डैश एस डैश की इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, हो जाएगी y - 1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये लाइन आर डैश एस डैश की इक्वेशन आ गई। क्या क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा, कहीं गलती अगर हो रही मैं चेक कर रहा हूँ, इसीलिए आर डैश एस डैश की इक्वेशन अपन ने निकाल दी, ठीक है। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी नॉट 1, 2 आएगी 2, ठीक है। अब आगे मैं बोला, तो इसको कर्व के साथ सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको कर्व 1 के साथ सॉल्व करना है, कर्व 1 अपने पास ये दे रखा है, इसके साथ सॉल्व करना है, लैम्डा ऑलरेडी 9 निकाल चुके हम लोग। तो इसको जब इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करेंगे बच्चा, तो क्या आ रहा है वो देखते हैं ना, x की जगह पे x√2 प्लस y माइनस 1, x√2 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर है, 2y माइनस 1 आया ना, 2y माइनस 2, 2y माइनस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, वो जो अपने पास कर्व दिया गया है वो दिया x√2 प्लस y माइनस 1, तो वो बन जाएगा बच्चा x√2 प्लस y माइनस 1 माइनस 2x, x/2, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आ जाएगा बेटा x√2 माइनस, तो माइनस की वजह से आ जाएगा माइनस प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी 9 निकाल चुके हैं, तो 9 और 3 27 आ जाएगा, 27। तो ये बन जाएगा बच्चा, सिंप्लीफाई कर देंगे अगर तो एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, और √2 माइनस 1 एंड 2√2 प्लस 1, तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 54, 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 108/7, इसके 2 रूट आ जाएंगे, ठीक है। अब की बार मैं 1 2 मान लेता हूँ, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी √108/7 और x2 की वैल्यू भी आ जाएगी √108/7। कैलकुलेशन देख लेना गलत ना हो रही हो, ठीक है ना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आर एस के बीच, आर डैश एस डैश के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी जगह पे बोर्ड पे फोकस कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए मुझसे। तो x2 माइनस x1 करेंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, यहाँ पे एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 108/7, 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स, स्क्वायर कर दिया ना मैंने, प्लस। अच्छा y2 माइनस y1 करेंगे, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा x2 माइनस x1/2, यानी बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा √4 इंटू 108/7 प्लस का 4 इंटू 108/7
इंटू 1/4, तो ये 5 आ जाएगा, यानी r डैश s डैश निकल के आ जाएगा 1108/7 इंटू 5 का रूट। क्या पूछा था उसने आपसे? स्क्वायर पूछा क्या इसका? डी बी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस चाहिए, तो हमें r डैश s डैश का स्क्वायर चाहिए। तो r डैश s डैश का स्क्वायर कर लेना, जो आंसर आ रहा होगा करस्पॉन्डिंगली दैट विल बी कम आउट टू बी 77.14। एक बार चेक कर लेना जरूर, 77.14, तो 77.14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करें। तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा स्क्वायर आ गया, और जो सेकेंड पार्ट है 77.14, इसका आंसर आ जाएगा 77.14 बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 10 क्वेश्चन अपने शायद हो गए ना। ठीक है, तो ये हमने पेपर 1 का डिस्कशन किया है। तो जैसे कि आपने देखा होगा पेपर 10 क्वेश्चन मैंने किए, बाकी भी आपके सामने, तो आप थोड़ा सा वर्कआउट इसको अच्छे से करिएगा, अलजेब्रा का पार्ट ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टूडेंट माई सेल्फ ए सर, ए स्क्वायर सर, और इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेईई 2021 का जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे अपना, राइट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, उसने कुछ डाटा हमें दे रखे हैं, जैसे ई दे रखा है, पी दे रखा है, एफ दे रखा है, राइट। और एक एक करके उसने ऑप्शन चेक करवाएं। अच्छा, उसने बोला क्यू इज इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है, ठीक है, अच्छा क्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 नहीं होगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो क्यू एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आता है हमें। अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहले निकालेंगे PEP, है ना, PEP, तो 1 0 0 0 0 1 0 1 0 PE। E कितना है भैया? 1 2 3, ठीक है। ये कितना है? 2 3 4। ये कितना है? 8 13 और 18, ठीक है। इधर आ जाइए। P कितना है? 1 0 0, ठीक है, 0 0 1। ये कितना आएगा? 0 1 0। श्योर, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 8 13 और 18 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 4 आएगा। आप लोग सब कैपेबल हैं, आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं सब चीज़ें बताने की ज़रूरत है, मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस, है ना, तो भैया मेरे क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, क्लियर। फिर कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, फिर 13 आएगा, क्लियर। ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 3 आएगा, करेक्ट, ये आ जाएगा, राइट। तो क्या ये क्वेश्चन एफ के बराबर है? ये देख लेते हैं, क्या ये एफ के इक्वल है? यस, 1 3 2 8 18 13, यस, ये बिल्कुल सही है, ये एफ के इक्वल है, ठीक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये वाला तो सही है, ये वाला तो सही है। पी स्क्वायर निकाल के देखते हैं, पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 1 0 0, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। और क्या लिखा हुआ बच्चे? और लिखा हुआ 0 1 0 0 1 0, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 0 0 0 0 1, ये लिखा हुआ है 0 1 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये दोनों 0 0 आ जाएंगे, श्योर, ठीक है। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये 0 1 0 आएगा और ये 0 0 1 आ जाएगा। आप चेक कर लें आराम से, ये आई आ जाएगा, क्लियर। हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये दोनों 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, बाकी 0 आ जाएंगे, तो ये आई आ जाएगा बेसिकली, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है बच्चे। पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें मिल गई हैं, दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है, सही। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। हम बी पर जाते हैं और सी पर जाते हैं। बी में मुझे नज़र आ रहा है ई एफ के क्यूब का डिटर्मिनेंट या ई एफ के स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। तो मुझे लगता है कि या तो मुझे ई का डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए, ठीक। तो मैं पहले ई का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, है ना। तो मैं ई का डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करता हूँ, कितना आएगा देखते हैं। तो ई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने लिखा 1 2 3, ओके। आगे क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे 2 3 4 और फिर क्या लिखेंगे? 8 13 और 18। कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 54 माइनस 52, तो 2 आएगा,
-2 इंटू ये आएगा 36 माइनस 32 यानी 4 आएगा, प्लस 3 इंटू, ठीक है, 26 माइनस 24 यानी 2 आएगा, यानी 0 आ रहा है ये, ठीक है। तो ई का डिटर्मिनेंट ये 0 आ रहा है, राइट। अच्छा, ई का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो भैया मेरा तो काम हो गया, मेरा तो बहुत बड़ा काम हो गया। कैसे? अगर ई का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो 0 ग्रेटर देन 0 तो नहीं आएगा मैथ्स में, ये तो पॉसिबल नहीं है भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्लियर? तो ई का डिटर्मिनेंट 0 आते ही खेल खत्म हो गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा, बी की बात करनी है अब हमें, और हमें डी की बात करनी है, तो बी और डी की बात करते हैं। चलिए अब बी पर चलते हैं, राइट। अच्छा, बी पर चलते हैं, क्या रिलेशन चाहिए हमें, ठीक। तो बी जो पॉइंट है हमारे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्यू, राइट। प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है पी एफ क्यू इनवर्स लिखा हुआ है। अच्छा, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है ना, इक्वल टू में लिखा हुआ है ई क्यू का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, और प्लस क्या लिखा हुआ है, पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब हमें चेक करना है कि सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो देखिए मैं एफ के पास जा रहा हूँ, एफ कितना है, पी ई पी, एफ कितना प्रूफ किया था हमने, पी ई पी प्रूफ किया हमने आज ही, ठीक है। और पी स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या प्रूफ किया है, आई प्रूफ किया है। अब इन थोड़ा सा इसका यूज़ करते हैं, थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो थोड़ा, भाई एक्चुअली पता है ना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने एफ का डिटर्मिनेंट निकाल के देखा है और एफ का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सॉरी, हमने ई का डिटर्मिनेंट निकाला था, ई का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, और ई का 0 आ रहा है तो एफ का 0 आएगा ही आएगा। भाई अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दूँ, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दूं तो ई का डिटर्मिनेंट 0 इसलिए इसका मतलब एफ का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो एफ का डिटर्मिनेंट आएगा वो भी 0 आ जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ तक आने के बाद मुझे चाहिए ई क्यू, है ना, तो ई क्यू कैसे निकालेंगे, तो ई निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसको पी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करिए, पी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करिए, कर देंगे तो पी स्क्वायर आई बन जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। फिर पी से आप सॉरी पी से प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, ये मैंने पी से प्री मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर आई बन जाएगा। अब पी से आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करिए, पी से आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये ई पी स्क्वायर आएगा, पी स्क्वायर आई है तो ये ई बन गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली ई किसके बराबर है, पी एफ पी के, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी एफ पी क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई की जगह लिख सकता हूँ मैं पी एफ पी क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से हम देखें तो पी एफ अपने पास बाहर आ ही जाएगा, तो पी एफ का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू प्लस क्यू इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा, बराबर में कितना आ गया, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है पी एफ पी क्यू का डिटर्मिनेंट प्लस पी एफ क्यू इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि f का डिटर्मिनेंट 0 है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि f का डिटर्मिनेंट 0 है, तो बेटा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 0 ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। कैसे 0 हो गया, क्योंकि f का डिटर्मिनेंट 0 है, तो चूंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? तो क्या मैं यहाँ से बोल दूँ कि ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, तो बी स्टेटमेंट सही है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों के 11th क्वेश्चन में आई वो बी पार्ट में ही आई होगी, बाकी सब पार्ट इसके आसान है, राइट। अच्छा, सी हम गलत प्रूव कर चुके हैं, हम डी पर चलते हैं। डी में क्या कहता है, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ई पी प्लस एफ, पी इनवर्स ई पी प्लस एफ, पी इनवर्स ई पी प्लस एफ, क्लियर, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी थी, हमने पी स्क्वायर इक्वल्स टू आई देखा था, है ना। अच्छा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू आई है तो पी इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं पी इनवर्स, पी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम, पी इनवर्स, ठीक है। तो पी स्क्वायर आई के इक्वल है तो पी को लिख सकता हूँ मैं पी इनवर्स, तो पी इनवर्स को हटा के मैंने लिख दिया पी, ये बन गया पी ई पी प्लस एफ, क्लियर, बन गया। अच्छा, क्या एफ जो है पी ई की पी के बराबर था, यस। क्या एफ जो है वो पी ई पी के बराबर था, यस, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 पी ई पी, 2 पी ई पी और 2 एफ एक ही बात है, क्लियर, ये आ गया, ठीक। अच्छा, दूसरा वाला पोर्शन क्या कहता है, दूसरा वाला पोर्शन हमारा कहता है बेटा, दूसरा वाला पोर्शन कहता है ये प्लस, प्लस होगा यहाँ पर, ये प्लस है यहाँ पर, एफ इनवर्स एफ पी, एफ इनवर्स एफ पी, ठीक है, एफ इनवर्स या पी इनवर्स, पी इनवर्स एफ पी, राइट। तो दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पी इनवर्स एफ पी प्लस ई, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पी इनवर्स को हटाकर मैं पी लिख दूंगा तो ये बन जाएगा पी एफ पी प्लस ई, बिल्कुल बन जाएगा, क्लियर। क्या मैंने आपके सामने ई बराबर प्रूफ किया था क्या, यस। क्या मैंने आपके सामने ई बराबर प्रूफ किया है, किया तो है, किया है, 100% मैंने आपके सामने प्रूफ किया है बेटा ई, नहीं तो दोबारा निकाल लेंगे, कोई इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। तो पी एफ पी प्लस ई आ गया, राइट। अच्छा, पी एफ पी प्लस ई आ गया। अच्छा, और हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पी एफ पी प्लस ई आ गया। अब मुझे जो प्रूव करना था, बेसिकली हमें ये प्रूव करना था कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, अच्छा ये जो पी एफ पी आप देख रहे हैं ना, ये ई के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ई के। मैं प्रूव कर देता हूँ वापस क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। एफ बराबर जो था हमारे पास वो पी ई पी था,
ठीक है। दोनों इसको पी से अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी स्क्वायर ई पी आएगा, ठीक है। ये वापस आई हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। वापस हम पी से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई पी स्क्वायर आएगा, वापस आई हट जाएगा, तो अल्टीमेटली पी एफ पी बराबर ई आ गया। आया कि नहीं आया, क्लियर। ये 2e के बराबर आ गया, ये 2e के बराबर आ गया। और आप चाहे तो 2e के, आप चाहे 2f के, दोनों के अगर आप डायगोनल्स के एलिमेंट का सम निकालेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अगर मैं चाहे e के डायगोनल्स का एलिमेंट्स का सम निकालूं तो देखेंगे आपको दिख रहा होगा 18 + 3 + 1 22 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो भी 22 आ रहा है। इसका मतलब ये पोर्शन सही है, ये पोर्शन सही है। तो सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ p इनवर्स e p + f इक्वल टू डायगोनल एंट्रीज ऑफ e + p इनवर्स f। ये करेक्ट है, तो स्टेटमेंट सही है, क्लियर। तो इसका मतलब इसके 3 आंसर सही थे। कौन कौन से आंसर सही हैं, 2 आंसर सही है कि 3 आंसर सही है, यस, ए बी डी 3 आंसर्स सही हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर बच्चा कर सकता था, राइट। आपने मुझसे पूछा है कि इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, यानी कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, राइट। इसका पता लगाने का एक ही तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो है कि हम इसका डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फंक्शन का क्या निकालेंगे, डी, राइट। तो हमने इसका डी निकालना चालू किया। अब इसका डी निकालेंगे तो डी कितना आएगा इसका, तो डी कितना आएगा, डी आएगा x² + 2x + 4 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x - 3, ठीक है। अच्छा, ये कितना आएगा, माइनस का x² ठीक 3x - 6, यही आएगा। और साथ में आएगा 2x + 2। नीचे कितना आएगा, नीचे मेरे पास आएगा x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक। आपको सिंपल u/v लगाना है, जैसे अपन u/v लगाते हैं, आज तक u/v लगा लेंगे। तो x² + 2x + 4 2x - 3 आ जाएगा, माइनस x² - 3x - 6 2x + 3 2x + 2 ये आ जाएगा, राइट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करना चालू करते हैं। कितना आएगा, ये आएगा 2x³ आएगा, ठीक है, प्लस 4x² आएगा, प्लस 8x आएगा, आ गया, प्लस 8x आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास आ गया 2x³ आ गया, 4x² + 8x आ गया, माइनस का 3x² आ गया, माइनस का 3x² आ गया, और कितना आएगा, माइनस का 6x आएगा, माइनस का 12 आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया माइनस, इसको लगाइए, कितना आ जाएगा, ये 2x³ आएगा, है ना, माइनस का कितना आएगा, 6x² आएगा, ठीक है, माइनस का 12x आएगा, ठीक है, और कितना आएगा, प्लस का 2x² आएगा, क्लियर, और कितना आएगा, माइनस का 6x आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। अच्छा, अपॉन में जो है उसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी जीरो होगा नहीं, तो इससे हमारा कोई लेना देना अल्टीमेटली नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है ना वो सिर्फ न्यूमरेटर वाले पार्ट से है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। अच्छा, 2x³ से क्या होगा, 2x³ कैंसिल हो गया, क्लियर। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, 4x² में से 3x² गया तो कितना बचेगा, x², राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या बचेगा, -6 और +2, -4 +4 और +1 5x² बचेगा, ठीक है ना। तो डी की जो वैल्यू मुझे बच रही है बच्चे, वो बच रही है 5x², बिल्कुल ठीक है सर। और क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आएगा 8x में से 6x गया तो 2x बचेगा, 2x और माइनस का 18x, है ना, ठीक है, माइनस का 18x और प्लस, तो ये हो गया प्लस का 20x, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अपॉन यहाँ बाकी देखते हैं और क्या बचेगा, माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाय आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे इसकी कोई ज़रूरत एज सच नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आगे, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे बच्चे, यहाँ तक आने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा 5, ये बनेगा x और ये बनेगा x + 4, ठीक है। नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, ठीक। अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे आ जाएगा हमारे पास x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए और है भी नहीं, क्लियर है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, देखो ये टर्म तो पॉजिटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, -4 और 0, प्लस माइनस और प्लस, राइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है मुझे साफ साफ कि -4 से 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, -4 से लेकर 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, और -∞ से लेकर और -4 तक और यूनियन 0 से ∞ तक फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है। dy/x अगर पॉजिटिव आता है तो जिस पोर्शन में dy/x पॉजिटिव आता है उस पोर्शन में इंक्रीजिंग होता है, और जिस पोर्शन में dy/x नेगेटिव आता है उस पोर्शन में डिक्रीजिंग होता है, राइट। तो -4 से 0 में डिक्रीजिंग है और -∞ से -4 यूनियन 0 से 4 में इंक्रीजिंग है, राइट। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, एफ इट डिक्रीजिंग इन -2, -1, -1, यस, इसके अंदर आ रहा है, नहीं इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, -2, -1 इसके अंदर आ रहा है, और -2, -1 में डिक्रीजिंग है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक है, ये आंसर सही है। अच्छा, दूसरे वाले में बात करते हैं, इंक्रीजिंग है 1,2 में, यस 1,2, यस 1,2 इस वाले पोर्शन में आएगा, और 0 से ∞ में ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब 1,2 में ये इंक्रीजिंग है, स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट।
अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए हमें रेंज निकालनी पड़ेगी, तो हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज के लिए हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, ठीक है ना, चाहे तो आप टेंडिंग टू इन्फिनिटी लें भैया, चाहे टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लें, दोनों ही केस में इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, ठीक है। तो आप चाहे टेंडिंग टू इन्फिनिटी लें चाहे माइनस टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लें, इन बोथ केसेस ये जो फंक्शन है वो आपको क्या देगा, 1 देगा। यानी इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही होगी और माइनस इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी, 1 को अप्रोच कर रही होगी। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने बैठूँ, क्या बनाने बैठूँ, ग्राफ बनाने बैठूँ, ठीक है। हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये कौन सी लाइन है बेटा, ये 1 लाइन है, y=1 लाइन है, राइट। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। अच्छा देखिए -4 तक इंक्रीज करेगा, है ना, इन्फिनिटी पर। आप देखिए मैं इसका अगर आपको बताऊँ ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर आप देखेंगे ना यहाँ -4 होगा, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी, भाई माइनस इन्फिनिटी पे लाइन 1 लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, -4 तक ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। -4 पे इसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं बता देता हूँ कितनी आएगी, -4 रख के निकाल लेते हैं। तो -4 रख के जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, -4 इसकी रख के निकालेंगे, जो भी आएगी अभी देखते हैं हम लोग। अच्छा फिर -4 पे बढ़ेगा, ठीक। अच्छा -4 से 0 में डिक्रीज करेगा, -4 से 0 में डिक्रीज करेगा, और 0 पे अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे, 0 पे इसकी वैल्यू देखेंगे तो -3/2 आ रही है। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2 आ रही है, राइट। तो यहाँ तक इंक्रीज करेगा बच्चे, और यहाँ तक इंक्रीज करने के बाद -0 तक डिक्रीज करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज करते हुए इन्फिनिटी पर 1 जाएगा। क्लियर है, 1 जाएगा, तो ये आ जाएगा, राइट, क्लियर, यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा 0 पे इसकी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है -3/2। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, करेक्ट। तो ये आ जाएगा, तो 0 पे इसकी वैल्यू आएगी -3/2, राइट। अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि -4 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो -4 पे अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे -4 रखकर, तो आपको ये समझ में आएगा बच्चे, है ना। अगर -4 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग -4 रखकर, तो आपको समझ में आएगा कि -4 पे इसकी वैल्यू आएगी 16, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा 12, ये आएगा -6, वेरी गुड। नीचे कितना आएगा, -4 पे 16 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा, प्लस 4 आएगा, करेक्ट। अच्छा 16 + 12 कितना हुआ, 28। 28 में से 6 गया तो 22। 22 डिवाइड बाय कितना आएगा, 22 डिवाइड बाय 12। 22 डिवाइड बाय 12 का मतलब हो गया, 22 डिवाइड बाय 12 का मतलब हो गया 11/6, करेक्ट। तो अगर मैं आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, यस, तो मैं बोलूँगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 11/6 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है -3/2, क्लियर। तो रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो रेंज आएगा इसका -3/2 से 11/6, क्लियर। अगर हम बिना ग्राफ के भी कर सकते थे, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को मैं बिना ग्राफ के भी कर सकता हूं, लेकिन अगर ग्राफ से करते हैं तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं, थोड़ा चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं बच्चे, तो -3/2 से 11/6 है, और -3/2 से 11/6 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्या फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज R नहीं आई। और अगर इस फंक्शन की रेंज R नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब, मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भैया इस क्वेश्चन के आंसर्स कौन कौन से सही हैं, तो हम बोलेंगे A और B इसका आंसर सही है, और C और D इसके आंसर्स नहीं है, करेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक क्लियर होगा सबको हमने किस तरह से सॉल्व किया। हमने dy/dx निकाला है ना, dy/dx निकालने के बाद बच्चे हमने क्या किया, हमने इसका साइन डायग्राम बनाया। यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मिले, यहाँ से हमें पता चला कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, 0 के आगे इंक्रीजिंग है, और -4 के पीछे भी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा। इस तरह से ग्राफ आपका बन सकता है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ PE 1/8, PF 1/6 एंड PG लिख रखा है 1/4, और आपको देखा है E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G 1/10, राइट। तो इसको हम पिक्चर बना लेते हैं पहले, है ना, हम एक और पिक्चर बना लेते हैं, ठीक। तो ये E हो गया, ये F हो गया, और ये G हो गया, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज E, करेक्ट, दिस इज F, दिस इज G, ठीक है। इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, इसको F बोल देते हैं, और इंटरसेक्शन 1/10 दे रखा है, राइट। अच्छा अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, उसने बोला E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट्री, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट्री, E का और F का इंटरसेक्शन साथ में G कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है, राइट। तो D निकालना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A + D + E + 1/10 = E। तो मुझे निकालना क्या, D निकालना है। तो D कितना होगा, D E कितना है, E की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/8। तो 1/8 लिख सकता हूँ, -1/10 लिख सकता हूँ, -1A और -E लिख सकता हूँ, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/40 -A -E आएगा, यानी D की जो वैल्यू आएगी बेटा वो <= 1/40 आएगी, क्लियर। तो क्या पहला ऑप्शन सही है, यस बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम चेक करते हैं दूसरे वाले पोर्शन की तरफ, ठीक है। F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट्री, F इंटरसेक्शन G, ठीक है ना, F का और G का इंटरसेक्शन लेना है, और साथ में उसने बोला है E कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये वाला पोर्शन निकालना है, F ये निकालना है अपन को।
तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, सेम क्या लिखेंगे, सी प्लस क्या लिखेंगे, सी प्लस डी प्लस एफ प्लस 1/10 इक्वल्स टू एफ। क्लियर? अच्छा, क्या मुझे f पता है? यस, f की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। कितनी है? 1/6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल f कितना आएगा बेटा, 1/6 माइनस 1/10 माइनस कितना आएगा, c माइनस डी। आ गया? ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 मतलब 5/2/30 यानी 1/15। तो f जो आएगा वो 1/15 से कम आएगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, या तो 1/15 आएगा या 1/15 से कम आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 1/15 है तो इसका मतलब 1/15 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो या तो 1/15 आएगा या 1/15 से कम आएगा, राइट? तो इसका मतलब ये आंसर भी सही है। ठीक, अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो हम ये जानते हैं कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G जो होता है मैथ्स में, ओके, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ये यूनियन होना चाहिए था यहाँ पर, ये यूनियन होना चाहिए था, ओके, ये यहाँ पर यूनियन होना चाहिए। तो E इन F इन G, राइट? ये गलत लिखा हुआ है, E इन F इन G होना चाहिए था ये, ठीक है? दिस इज व्हाट, दिस इज E इन F इन G। और हम ये जानते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू होता है PE प्लस PF प्लस PG। ये हमेशा हमको पता होना चाहिए कि PE इन F इन G जो होता है वो क्या होता है, PE प्लस PF प्लस PG, राइट? तो PE हमारे पास कितना है, 1/8 है, ठीक है, प्लस ये कितना है, 1/6 है, ठीक है, प्लस ये कितना है, 1/4 है, राइट? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 3 + 4 7 7 और प्लस 6 13/24 से छोटा आएगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट? ये स्टेटमेंट भी सही है, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट सही निकला। P इन F इन G जो आएगा 13/24 से छोटा आएगा, वो भी सही है। अब रही बात इसकी, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, आपने मुझसे इसका कॉम्प्लीमेंट मांगा है ना, तो ये किसके बराबर होगा बेटा? तो ये बराबर होता है 1 - PE यूनियन F यूनियन G के, क्लियर? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक, अब आप सोचो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू 13/24 से कम है या 13/24 है, मतलब जब मैं इसकी मैक्सिमम रखूंगा ना तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी जब मैं इसकी मैक्सिमम रखूंगा 13/24 तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 11/24, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा 11/24 या 11/24 से ज़्यादा होगा। और यहाँ लिखा हुआ है 5/12 से कम होगा, जबकि वहाँ लिखा हुआ है 11/24 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन से होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होंगे बेटा A, B, C। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन अगेन मैट्रिक्स में से आया था, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में जी कितना लिखा हुआ बेटा, I - EF का इनवर्स, ये लिखा हुआ, ठीक है? अच्छा, जी अगर ये लिखा हुआ तो जी इनवर्स कितना हो जाएगा? जी इनवर्स हो जाएगा I - EF, क्लियर? अब अगर मैं एक एक करके ऑप्शंस देखूं, जैसे सबसे आसान ऑप्शन मुझे लगता है EFG = GEF, मुझे चेक कर लेना चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है, अगर मैं जी से प्री मल्टीप्लीकेशन करूं, जी से प्री मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये आई हो गया, ये पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है? अच्छा, अगर मैंने जी से इसको प्री मल्टीप्लीकेशन किया तो ये है। अब मैं जी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करता हूं, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं जी से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या आएगा, ठीक है? तो I = आ गया G - EFG, क्लियर? समझ में आ गया? तो आपने क्या करा, जी पता था, जी इनवर्स पता था, आपने इसको जी से प्री मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया I बराबर, ठीक? अगर आपने जी से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करा तो ये आया, और दोनों चूंकि दोनों I के इक्वल हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि EFG बराबर होगा GEF के, ठीक है ना? तो EFG बराबर होगा GEF के, ये श्योर है 100%, ठीक है ना? तो यहाँ से एक स्टेटमेंट तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि भैया ये स्टेटमेंट तो सही है, राइट? अच्छा, और स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं स्टेटमेंट की तरफ जाता हूँ, है ना, बी स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूँ, I - FE, ठीक है? I - FE इंटू I + FG, इसको चेक कर लेते हैं भैया क्या आएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आपस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, I - FE आएगा, ठीक है? और कितना आएगा, प्लस FGE आएगा, माइनस FE और FE और FGE आएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लिया, आप नहीं आ जाएगा, क्लियर है? तो I - FE प्लस FGE आया, माइनस FE FGE आ जाएगा, क्लियर? अच्छा, EFG जो है, EFG यहाँ से आप देख के बताइए EFG क्या लिख सकता हूँ? EFG को लिख सकता हूँ G - I, EFG को हटा के लिख सकता हूँ G - I, ठीक है? तो यहाँ से इस EFG को हटा के लिखेंगे इस E, लिख रहा हूँ FGE चल ही रहा है, माइनस F, ठीक है? EFG को हटा के क्या लिखेंगे बेटा, G - I, ठीक है? तो ये आ गया I - FE प्लस FGE माइनस FGE और ये आएगा प्लस FE, ठीक है बच्चे?
क्लियर, तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, इसका आंसर आई आया, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर इसका आंसर आई आ रहा है तो डेफिनेटली इसका आंसर आई नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये सही और ये गलत है। अब बचा कौन सा ऑप्शन, मेरे पास बचा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एफ ई का डिटर्मिनेंट जो है इन दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, राइट। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा, आई माइनस एफ ई, आई माइनस एफ ई, ठीक है। और क्या है, एफ जी ई, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ से एफ जी ई आएगा, एफ जी ई आएगा माइनस एफ ई, एफ जी ई आएगा, क्लियर। अब ई एफ जी की जगह क्या रखेंगे, वापस आ जाइए, ई एफ जी की जगह यहाँ से रखेंगे हम। तो ई एफ जी की जगह रखेंगे जी माइनस आई, क्या रखेंगे, जी माइनस आई। तो इस एक्सप्रेशन की जगह रखेंगे बेटा जी माइनस आई। तो कितना आएगा, एफ जी ई माइनस एफ जी माइनस आई इंटू ई, ठीक है। तो ये आ गया एफ जी ई माइनस एफ जी ई, ठीक है, और प्लस एफ ई, ये कैंसिल हो गया। तो ये एफ ई आ गया, क्या आ गया, एफ ई, क्लियर। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये एफ ई के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ ई और राइट हैंड साइड में भी एफ ई है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, क्लियर। तो क्या ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, कौन कौन से होंगे बेटा, ए बी सी। कौन कौन से होंगे, ए बी सी, करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जैसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं जेई के अंदर। तो देखिए कैसे स्टार्ट किया जाएगा। कभी भी हम कॉट इनवर्स में डील नहीं करते, हम अच्छे से जानते हैं, ठीक। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एस एन एक्स इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है बेटा, के इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक लिखा हुआ है, ठीक है। के इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स लिखा हुआ है 1 प्लस, है ना, के इंटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अपॉन एक्स लिखा हुआ है, ओके। कॉट इनवर्स में डील करना नहीं है, हमें पता ही है कि जब एक्स पॉजिटिव होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब एक्स पॉजिटिव होता है तो कॉट इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स है तो इसको टेन इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको एक्स अपॉन, इसको लिखेंगे एक्स अपॉन, एक्स अपॉन, इसको उल्टा करके लिखते हैं, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स जो है इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 बाय एक्स, लिख लिया। इसको उल्टा करके कब लिख सकते हैं, जब एक्स पॉजिटिव है। तो एक्स पॉजिटिव है इसलिए कॉट इनवर्स एक्स को मैं टेन इनवर्स 1 बाय एक्स लिख सकता हूँ, उल्टा कर लिया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ट्राई टू मेक फॉर्मूला, इसको हमेशा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए बच्चे, ठीक है ना, यहाँ एक्स दिख रहा है मुझे और यहाँ दोनों दिख ही रहे हैं, तो इसको देख के मैं लिख सकता हूँ के प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस के एक्स इंटू के प्लस 1 एक्स, राइट। ये आ जाएगा, ठीक। और ये फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से एक फॉर्मूला, खूबसूरत फॉर्मूला हमारा बन चुका है। के इक्वल्स टू 1 से लेकर टेन इनवर्स, ये बनेगा बेटा के प्लस 1 एक्स माइनस टेन इनवर्स के एक्स। ये खूबसूरत फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। ये एस एन एक्स आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अब आप के वैल्यू रखना चालू करेंगे, के वैल्यू रखना चालू करते हैं, ठीक है। के वैल्यू रखते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो आपने के वैल्यू रखना चालू करी, है ना। तो जब आप के वैल्यू 1 रखेंगे तो पता है क्या आएगा, टेन इनवर्स 2x माइनस टेन इनवर्स x प्लस फिर क्या आएगा, के वैल्यू 2 रखेंगे, के वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स 3x माइनस टेन इनवर्स 2x, ठीक है, क्लियर। अच्छा, के वैल्यू हम 3 रखते हैं, के वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 4x माइनस टेन इनवर्स 3x, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, के वैल्यू अगर मैं n रखता हूँ, क्या रखता हूँ, के वैल्यू अगर हम n रखते हैं तो अगर n रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा लास्ट में टेन इनवर्स n प्लस 1x माइनस टेन इनवर्स x, ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा। मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है, राइट। यहाँ तक अपने पास आराम से हो चुका है, यहाँ तक अपन पहुँच गए, क्लियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हो क्या रहा है भाई, यहाँ तक आ गए, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेप्स हैं, अगर आप पूरे साल तैयारी करते हो तो नॉर्मल स्टेप्स है। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये इसका सेकंड पार्ट जा रहा है, इसका सेकंड जाएगा, अगले वाले का सेकंड जाएगा, इन दोनों में जाएगा कौन, सेकंड जाएगा। 2 पार्ट बचेंगे आपके पास, कौन कौन से 2 बचेंगे, बचेंगे टेन इनवर्स n प्लस 1x और माइनस टेन इनवर्स x। दिस इज आर एस एन एक्स, दिस इज आर एस एन एक्स, राइट। ये मेरा एस एन एक्स आ गया। अच्छा, एस एन एक्स आने के बाद आप चाहिए क्या, एक एक करके ऑप्शन पे जाते हैं भाई। पहला ऑप्शन कहता है एस टेन एक्स, क्या निकालना है, एस टेन एक्स। तो हम एस टेन एक्स निकालते हैं। एस टेन एक्स कितना आएगा भाई, तो एस टेन एक्स आएगा मेरे पास टेन इनवर्स, ठीक है, 11x माइनस टेन इनवर्स x, ठीक है।
अब आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए। जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा tan x अपॉन 1 प्लस 11x स्क्वायर। आ गया क्लियर। अब मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ। जब मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा तो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस पे जब मैं गया, ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स उल्टा करके, है ना, tan इनवर्स को उल्टा करके लिख सकते हैं cot इनवर्स में, तो 1 प्लस 11x स्क्वायर डिवाइड बाय 10x। ओके, क्या मैं cot इनवर्स को वापस tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x। ठीक है, 1 प्लस 11x स्क्वायर अपॉन 10x, राइट। तो आई थिंक पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, और कॉट लिखा हुआ है और SN(x) लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, देख लेते हैं, इसमें भी कौन सा रॉकेट साइंस है। तो SN(x) तो मेरे पास है ही, है ना, SN(x) तो लिख लेता हूँ मैं। तो SN(x) क्या लिखूंगा बेटा, इसको लिख लेते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। कॉट है ना, कॉट तो लिखेंगे। और जो tan इनवर्स वाला एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये वाला, इसको हम tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के लिख लेते हैं। tan इनवर्स क्या लिखेंगे भाई, n प्लस 1x माइनस x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अच्छा, ये कॉट है ना, ये कॉट है। इनवर्स, क्योंकि अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है बच्चे, तो चूंकि अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो tan इनवर्स को मैं cot इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ उल्टा करके, तो इसको मैं cot इनवर्स में उल्टा करके कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो cot इनवर्स आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर आएगा, और डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा, डिवाइड बाय आएगा nx। ठीक है भाई, x तो कैंसिल हो गया ना, x तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, cot से cot इनवर्स खत्म हो गया, cot से cot इनवर्स खत्म होते ही मेरे पास आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या बचेगा 1 प्लस n प्लस 1 x स्क्वायर अपॉन nx। श्योर। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन में कि भाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होती है वो देख लो। जैसे यहाँ n है, n के साथ क्या x स्क्वायर, n के साथ क्या x, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, और जैसे ही आप ऊपर नीचे n से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू गेट, यू विल गेट x। ठीक है, तो हमारा आंसर x आएगा। देख लेते हैं x आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए आंसर चेक कर लेते हैं। यस, बिल्कुल सही जवाब। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा सही है। अच्छा, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन कहता है S3x, कितना, S3x। ओके, तो देखिए ये हमारे पास SN(x) था, है ना, SN(x) था हमारे पास। थर्ड ऑप्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, SN(x), तो SN(x) यानी S3x पे चले जाते हैं। S3x कितना आएगा, अगर मैं S3x की बात करता हूँ, है ना, S3x, तो S3x कितना आएगा बेटा, तो S3x आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं S3x कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो मेरे पास जो FNX आया था बेटा ये रहा, इसमें n की जगह 3 रख देंगे ना, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x, क्या बनेगा, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x, तो 4x माइनस x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये बनेगा बेटा हमारा। ठीक है, ये मेरा S3x बन जाएगा, और ये पाई बाय 4 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ये पाई बाय 4 के इक्वल दे रखा है। दोनों तरफ tan अप्लाई कर दो, दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स 2, ये बना जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपसे उसने पूछा है कि कितने रियल रूट आएंगे, जो भी उसने पूछा है, उसका d निकाल के देखिए। अगर मैं इसका d निकालता हूँ तो इसका d जो आएगा बेटा वो आएगा 9 माइनस 16 विच इज नेगेटिव। तो क्या इसका कोई रियल रूट आएगा, नो रियल रूट आएगा, इसका कोई रियल रूट नहीं आएगा, यानी x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, राइट। अगर x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी तो इसका आंसर क्या टिक करेंगे। ठीक है, उसने बोला हैज़ ए रूट, गलत, द इक्वेशन हैज़ ए रूट इन 0, इन्फिनिटी, गलत, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि उसने बोला कि इसका रूट आएगा 0 से इन्फिनिटी में, इसका कोई रूट नहीं आ रहा भैया, इसका d नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि इसका पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि हमने देखा इसका d नेगेटिव आ रहा था। चलिए अब बचा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन है tan ऑफ SN(x). ठीक है, तो tan ऑफ SN(x) तो अपन निकाल ही चुके हैं, SN ऑफ x लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 x माइनस x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए सर। ओके, तो tan ऑफ tan इनवर्स तो खत्म, तब अल्टीमेटली क्या बचेगा, ऊपर मेरे पास बचेगा nx बचेगा बच्चे, नीचे कितना बचेगा 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, x डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ। जब आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बेटा n। ठीक है, ये आएगा अपने पास 1/x, और ये आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स।
करेक्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, किसके लिए निकाली है, tan ऑफ SN x, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज tan ऑफ SN x। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा भाई, ऊपर नीचे n से अपन ने डिवाइड कर दिया आ जाएगा, राइट। अच्छा, x पॉजिटिव है, क्वेश्चन में साफ बोला है, साफ बोला था कि x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मैं भाई, मुझे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम तब निकलेगा ना जब इसका मिनिमम निकालूंगा, मैक्सिमम कब निकलेगा, जब इसका मिनिमम निकालूंगा, तो उसका मिनिमम मैं AMGM से निकाल लेता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन का अगर मैं मिनिमम निकालूंगा AMGM से, तो AMGM से इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी n/2√n+1। इतना तो हमें आना ही चाहिए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो tan SN x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ये आएगी, कैसे आएगी, अरे यहाँ पर AMGM लगा लो, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव तो AMGM लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। अच्छा, क्या ये हमेशा हाफ या हाफ से कम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए हाफ भी आ सकता है, हाफ से बड़ा भी आ सकता है और हाफ से छोटा भी आ सकता है। तो क्या ये हमेशा हाफ या से छोटा होगा, गलत, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये हाफ से छोटा नहीं होगा, n की किसी वैल्यू पर हाफ से बड़ा भी आएगा और n की किसी वैल्यू पर हाफ से छोटा भी आएगा। क्या लेकिन लेस देन इक्वल टू हाफ हमेशा होगा, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे बच्चे, आंसर होगा इसका A एंड B, इसका आंसर होगा बेटा A एंड B। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है कि आर्गुमेंट उसका कहाँ से कहाँ तक होता है, -π से π तक होता है, ठीक है। दैट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है, ये आपको रिलेशन दे रखा है उसने, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि x, y जो है वो इस सर्कल पर लाई करता है, x, y सर्कल पर लाई करता है, तो बताइए अल्फा और बीटा क्या होगा। देखिए, सबसे आसान तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन का, अगर मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता तो सबसे आसान तरीका है z को x + i मान लो, z को क्या मान लो, x + i, ठीक है। तो मेथड नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखिए, मेथड नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं आ रहा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, z को अपन क्या मान लेंगे, x + i मान लेंगे, मान लिया, ठीक है। अगर मैंने z को x + i माना तो ये बन जाएगा बेटा आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो, x + अल्फा + i, ठीक है, i, ठीक है। अच्छा, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा x + बीटा + i, ठीक है। इसका आर्गुमेंट π/4 के इक्वल है, राइट, इसका आर्गुमेंट π/4 के इक्वल है। अच्छा, ऊपर वाले का आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, क्या लिखा जाएगा, y/x + अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसका आर्गुमेंट क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स y/x + बीटा, ठीक। ये आपको आर्गुमेंट लिखना आता है और आना भी चाहिए, सारे बच्चों को आर्गुमेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर वाले का आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट, ठीक है, माइनस इसका आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। आर्गुमेंट अगर z1/z2 होता है तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, तो ये अप्रोच हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये अप्रोच लगाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ तक आने के बाद हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, y/x + अल्फा आएगा, ठीक है, माइनस y/x + बीटा आएगा, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आएगा, 1 + y² अपॉन x + अल्फा इंटू x + बीटा आएगा, ठीक है। ये π/4 बन जाएगा, ठीक, ये बन गया। दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, दोनों तरफ 10 लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 10 π/4 1 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा y इंटू बीटा माइनस अल्फा, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा बेटा x² बचेगा प्लस y² बचेगा, है ना, x² + y² बचेगा, और क्या बचेगा, अल्फा + बीटा x बचेगा, अल्फा + बीटा x बचेगा और प्लस अल्फा बीटा बचेगा। अच्छा, बराबर में क्या बचेगा, 1। क्लियर, समझ में आ गया आपको करना क्या था, सिंपल सी आपको कैलकुलेशन करनी थी, तो x² + y² प्लस अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा x, ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ इधर ले जाइए, तो उसको उधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा भैया, x² बनेगा प्लस y² बनेगा प्लस अल्फा + बीटा x बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये उधर जाएगा, है ना, तो ये बनेगा माइनस बीटा माइनस अल्फा y बनेगा, क्लियर, और प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन कहता हूँ, मतलब ये एडवांस के हिसाब से नहीं, तो मेंस के हिसाब से क्वेश्चन है कि आपको सिंपल आर्गुमेंट लिखना था, आर्गुमेंट आपने z की जगह x + i रखा, आपने आर्गुमेंट लिख दिया, आ जाएगा, राइट। अब ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, राइट। तो अब जब इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो बताइए अल्फा + बीटा कितना है, 5, है ना, अल्फा + बीटा कितना है बच्चे, 5, ठीक है। अल्फा + बीटा कितना है, 5, और यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा कितना है, बीटा माइनस अल्फा है 3, बीटा माइनस अल्फा है 3, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और अल्फा की वैल्यू आएगी 1,
ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आएगी 4 और अल्फा की वैल्यू आएगी 1, और बीटा की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आएगा 4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा बेटा 4, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू 4 आएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 आएगी, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो इसके आंसर्स क्या होंगे बेटा, इसके आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से आंसर होंगे इसके, बी और डी, राइट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को मैं ज्योमेट्री से करूँ, इस क्वेश्चन को हम किससे करें, ज्योमेट्री से करें, तो मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। ज्योमेट्री से कैसे करेंगे आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ इसने, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस एल्फा अपॉन z प्लस बीटा किसके इक्वल है, π/4 के, ये लिखा है ना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ठीक। ये जो z प्लस एल्फा और z प्लस बीटा आपको दिख ही रहे हैं ना, ये किस पे लाई करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है अपन, है ना, भाई अल्फा और बीटा रियल नंबर्स है, रियल नंबर है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक ठीक। तो अपन बना लेते हैं इसको, क्लियर। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ माइनस अल्फा कॉमा 0, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ माइनस बीटा कॉमा 0, ठीक है ना। ये अपने पास z हो गया, ठीक है। ये z प्लस एल्फा, ये z प्लस बीटा, ये कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, π/4 से रोटेट हो रहा है, कितने से रोटेट हो रहा है, π/4 से रोटेट हो रहा है, राइट। अच्छा, ये एंगल π/4 उसने लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये भाई ये z पॉइंट है अपने पास, ये z है, ठीक है। तो z प्लस एल्फा अपॉन z प्लस बीटा दे रखा है उसने, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये z प्लस एल्फा है, ये z प्लस बीटा है, कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, π/4 से। अगर ये एंगल π/4 है, अगर ये एंगल π/4 है, क्लियर, तो इसका मतलब सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, वह साफ बोला है उसने, z लाई कर रहा है सर्कल के सेंटर पे, बोल रहा है ना वो साफ से कि z किस पे लाई कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, सेंटर पे नहीं सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, पक्का, ठीक है। तो चूंकि z जो है वो लाई कर रहा है, z किस पे लाई कर रहा है बच्चे, z लाई कर रहा है सर्कल पर, z सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर z सर्कल पे लाई कर रहा है और यहाँ पर एंगल अगर π/4 है, तो यहाँ पर सेंटर पे एंगल कितना होगा, 90 होगा, कितना होगा, 90 होगा। तो क्या हमें सर्कल का सेंटर पता है, ये सेंटर पता है, कितना है सेंटर सर्कल का, देखिए ये सर्कल का सेंटर कितना है, -5/2 3/2, -5/2 3/2, राइट। इस सर्कल का सेंटर है बेटा -5/2 और 3/2, क्लियर, ठीक। तो बस रोटेशन थ्योरम लगा दो, 90 से रोटेट करना है, 90 से रोटेट करेंगे तो ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, बस। तो रोटेशन थ्योरम लगा लेते हैं अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो रोटेशन लगा रहा हूँ मैं, तो फाइनल क्या लिखूंगा, फाइनल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हाँ इसको लिख सकते हैं 3/2 - 0 -5/2 -5/2 प्लस एल्फा, ठीक है, प्लस 3/2 आयोटा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, है ना, अपन मतलब बेसिकली रोटेशन थ्योरम लगा रहे हैं। तो अगर ये फाइनल है और इनिशियल ये है, ठीक है ना, और कितने एंगल से रोटेट करूंगा, 90 से, मतलब 90 का मतलब आयटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आयटा इनटू ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -5/2 प्लस बीटा और प्लस 3/2 आयोटा, क्लियर, समझ में आ गया मैंने क्या किया है, मैं आपको समझाया था मैंने क्या किया है। मैंने, अगर मैं इस पॉइंट को Z1 नाम देता हूँ, पहले क्या देता हूँ, नाम Z1 देता हूँ, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा इसको, Z1 प्लस एल्फा, ठीक है, अपॉन Z1 प्लस बीटा, रोटेशन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो Z1 प्लस एल्फा किससे रोटेट हुआ, Z1 प्लस बीटा से, और कितने एंगल से रोटेट हुआ, आयटा π/2, ये की बार आयटा π/2 यानी आयटा आ जाएगा, क्लियर। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम रियल पार्ट को देखें तो रियल पार्ट कितना है, अल्फा -5/2 है, और यहाँ रियल पार्ट कितना होगा, -3/2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर दीजिए, तो 3/2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा -5/2 प्लस बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 4 आ रही है, और शायद मेरे ख्याल से यही हमारे पास वहाँ से मिली थी हमें, अगर हम देखें तो यहाँ से भी शायद हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू यही मिली थी, राइट, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 4, और यहाँ से भी हमें यही वैल्यू मिली है, ठीक। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मेथड पे जाइए, जो आपको लगता है कि आप आसानी से कर सकते हैं उस मेथड पे जाएं, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा मेथड पसंद है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे पूछा गया इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने होंगे, राइट, ओके, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, देखिए पहला तरीका तो हम ग्राफिकल पे जा सकते हैं, या दूसरा तरीका अगर हम एल्जेब्रिक पे जाते हैं तो उसमें दो केस बनाने पड़ेंगे, मॉड के, कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस बना रहा है, राइट। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, देखिए अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है ना, अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है, राइट। अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा है तो बेटा ये जो टर्म होगी वो प्लस के साथ ओपन होगी, किसके साथ ओपन होगी, प्लस के साथ। तो 3x स्क्वायर आएगा -4 टाइम्स ऑफ ये चीज़ एक्स स्क्वायर -1, ये प्लस के साथ ओपन होगी, प्लस x - 1 = 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का x आएगा, ठीक है, और माइनस का 5 = 0 आएगा, आगे ना। तो 3x स्क्वायर - 4x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, प्लस x आएगा, और ये मेरे पास आएगा +3, ये +3 आएगा, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर - x
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर। सबसे पहले आप आराम से केस बनाइए, मॉड के केसेस बनाना हम जानते हैं। तो जब हम केस बनाएंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये प्लस के साथ खुलेगा, जैसे ये प्लस के साथ खुलेगा तो माइनस का 4 ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू, ये प्लस का 3 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है ना, प्लस का 3 आएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ से मेरे पास मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। राइट, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक आने के बाद हम शीधराचार्य लगाएंगे। जब हम शीधराचार्य लगाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 12 डिवाइड बाय 2। क्लियर। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिल रही हैं, 1 प्लस रूट 13 बाई 2, और दूसरी वैल्यू मिल रही है 1 माइनस रूट 13 बाई 2। ओके, आपको ये चेक करना है कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है x 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। ठीक है, x 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो, यानी आंसर या तो 1 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, रूट 13 कितना होता है, रूट 13 जो होता है बेटा वो होता है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में 1 ऐड करूंगा तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग। तो क्या ये आंसर ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा रूट 13 यहाँ पर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग। तो यस ये आंसर भी मैं ले सकता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2 रियल सॉल्यूशंस आएंगे, नहीं 2 सॉल्यूशंस मेरे पास आएंगे। आ गए, तो ये दोनों सॉल्यूशंस यहाँ से मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस मुझे मिल चुके हैं। अब मैं चलूँगा केस नंबर 2 के पास। ठीक है, अगर मैं केस नंबर 2 के पास जाता हूँ, ठीक है, तो केस नंबर 2 क्या बनेगा, जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है, यानी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। ठीक, इक्वलिटी हम वहाँ ले चुके हैं, तो जहाँ आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो यहाँ आ गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर जब 1 से छोटा होगा तो क्या होगा बेटा, जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा तो ये चीज़ माइनस के साथ ओपन होगी। किसके साथ ओपन होगी, माइनस के साथ ओपन होगी, और एक माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा प्लस 4x स्क्वायर -1 आएगा। ठीक है, और कितना आएगा, और आएगा मेरे पास x - 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा मेरे पास 7x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस x आएगा, और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। वापस हम शीधराचार्य लगाएंगे। जब हम शीधराचार्य लगाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, प्लस माइनस कितनी आएगी, तो ये आएगी 1 प्लस, है ना, ये आएगा 35 इंटू 4 40, 140 आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय 14 आएगा। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस √141 बाय 14। ठीक है, और ये आएगा -1 माइनस √141 डिवाइड बाय 14। ठीक है, अच्छा अंडर रूट की अगर 141 की बात करूं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है 11.5 अप्रॉक्सीमेट। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है 11.5। ठीक है, अच्छा 11.5 में -1 करेंगे कितना आएगा, 11.5 -1 करें तो 10.5, 10.5 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर -12.5 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगी -1 से 0 के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये जो रूट आप देख रहे हैं ये -1 से 0 के बीच में आ रहा है, और ये जो रूट आप देख रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब दोनों रूट लाई करेंगे। राइट, तो मेरे से कंडीशन में दोनों रूट लाई करेंगे तो 2 रूट मुझे यहाँ मिले और 2 रूट मुझे यहाँ मिले। तो ठीक, टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे बेटा, तो टोटल जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे 4। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4। राइट, तो टोटल सॉल्यूशंस होंगे बेटा 4। ठीक, अच्छा दूसरा क्या तरीका हो सकता था इस क्वेश्चन का, दूसरा तरीका अगर मैं इसको ग्राफ से भी कर सकता हूँ, कैसे करेंगे देखिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 होगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू लिखा हुआ है बेटा 4 टाइम्स ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस 1। ओके, आराम से देख लें आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा देखिए इसका ग्राफ हम सब बना ही सकते हैं, है ना, तो इसका ग्राफ हम बना लेंगे। x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे जाता है ना, x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे जाएगा तो ये ऊपर जाकर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये 0,4 होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों होगा। राइट, ठीक है, अच्छा हम पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ये तो हमने राइट हैंड साइड का ग्राफ किया है, ये मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया। राइट, आज के बाद इसके बाद मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ। अगर आप इसका वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है ना, इसका वर्टेक्स निकालेंगे तो इसका जो वर्टेक्स आएगा बेटा वो आएगा -b/2a, -b/2a यानी -b/2a 1/6, और d निकालेंगे, d कितना आएगा इसका d निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1 - 4 × 3 × -1, ये आएगा ना। ठीक है, कितना आ जाएगा, आई थिंक जो मुझे नज़र आ रहा है वो आएगा 13। ठीक है ना, 13/12 माइनस का।
ठीक है। तो वर्टेक्स जो आएगा वो डेफिनेटली दोनों के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो तो अगर आप दोनों के दोनों पॉइंट देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से इस तरह का ग्राफ जाएगा और ग्राफ की जो शेप आएगी कुछ इस तरह से जाएगी, है ना। हमें तो एक रफ स्केच बनाना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पर जो ग्राफ हमारा जाएगा कुछ इस तरह का जाना चाहिए, है ना। तो वो इस तरह से ग्राफ जाके, और ये थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरह से पैराबोला 4 जगह कट कर जाएगा इसको, ठीक है। तो 4 जगह कट करेगा। 4 जगह कट करने का मतलब इससे दो पॉइंट ये मिल रहे हैं, 2 पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है, राइट। तो 4 जगह कट करेगा और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट हमें नेगेटिव साइड में मिल रहा है नेगेटिव साइड में, एक पॉइंट मिल ही रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट नेगेटिव साइड में मिलेगा, ओके, और एक पॉइंट हमें पॉजिटिव साइड पे मिल रहा था। इसी तरह से अगर हम इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा, इधर भी 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक नेगेटिव साइड पर आ रहा है, एक पॉजिटिव साइड पर आ रहा है। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 4। तो किसी भी अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। देखिए मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि कॉट ए, कॉट बी और कॉट सी के फॉर्मूले हमेशा याद रखिए। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ कि कॉट ए का जो फॉर्मूला है आप इसको ऐसे याद रखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc माइनस डिवाइड बाई 4 डेल्टा, सॉरी मैं इसको हमेशा बोलता हूँ बच्चों से याद रखिए। कैसे आया, कॉस ए अपॉन साइन ए से आया, कुछ भी नहीं करना है आपको। तो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए का मुझे फॉर्मूला पता ही होता है, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप एक काम करिएगा, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बीसी साइन ए, ठीक है। ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बीसी साइन ए, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपको जो बीसी साइन ए बचेगा ना नीचे, उस बीसी साइन ए को हटा के 2 डेल्टा लिख देना, तो नीचे 4 डेल्टा आ जाएगा। तो कॉट ए के फॉर्मूले में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 डेल्टा आता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा कॉट बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक। तो कॉट बी का जो फॉर्मूला होगा उसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डेल्टा आएगा, ठीक है। अच्छा कॉट सी का जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या आएगा बच्चे, उसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डेल्टा आएगा, राइट। अच्छा क्या हमें साइड्स पता है, बिल्कुल पता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, चलिए लिख लेते हैं। तो 4 डेल्टा सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉट ए। कॉट ए कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कॉट सी क्या होता है बेटा, कॉट सी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे आ जाइए, नीचे कितना होगा, कॉट बी कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ा दो, बिल्कुल ठीक है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर उड़ा दो, आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब डाटा देखिए, क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है उन्होंने, बना लेते हैं। ट्राइंगल बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास ये दे रखा है ABC, ओके। ए के सामने वाला ए होता है, बी के सामने वाला बी होता है और सी के सामने वाला सी होता है, राइट। अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं बच्चे तो ए बी दे रखा है √23, है ना। ए बी दे रखा है उसने √23, ठीक है। ए बी दे रखा है √23, और क्या दे रखा है, और देखिए बी सी दे रखा है 3, तो बी सी दे रखा है 3, ठीक है, और सी दे रखा है 4। क्या हम इसको उठा के रख देते हैं, तो वैल्यू क्या होगी, हमें रखना क्या है, 2b स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर हो गया बेटा, 2 इंटू बी स्क्वायर। अच्छा नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस सी स्क्वायर हो गया 23 माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। तो कितना आंसर आएगा, इसको अपन देखेंगे तो 32 आ गया। अच्छा इधर कितना आएगा, 16 आएगा, आंसर कितना आएगा 2, तो उसका आंसर 2 है, राइट। और हमेशा याद रखिए ये फॉर्मूला, हमेशा याद रखिए, कॉट ए का फॉर्मूला आया कैसे, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है उसको कोसाइन लॉ लगाएंगे, और साइन ए को हमने कैसे रिप्लेस करा, तो साइन ए को हमने यहाँ से बीसी साइन ए को इससे रिप्लेस कर देंगे 2 डेल्टा से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। बस इसका डायरेक्ट यूज़ करिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है 2, क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है 2, राइट। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आया था हमारे पास 4 सॉल्यूशंस, कितना आया था 4 सॉल्यूशंस। ध्यान रखना इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, तो 4 सॉल्यूशंस आए थे, ठीक है। चलिए अच्छा अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर का, ये हमारा वेक्टर से है, किससे बेटा, वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है UVW बी वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर U and V आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यानी मॉड U और मॉड V आपने मुझे 1 दे रखा है, बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे 1 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी U डॉट V 0 नहीं होगा, ये तय है, U डॉट V 0 नहीं होगा, ये तय है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा U डॉट W कितना है 1, ओके, U डॉट W ये भी 1 है। अच्छा V डॉट W ये भी 1 है, ठीक है। और W डॉट W का मतलब हो गया मॉड W का स्क्वायर यानी 4, क्लियर, ठीक है। तो मॉड W का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी मॉड W 2 आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, देखिए वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड whose adjacent sides are represented by UVW, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा बेटा, UVW का बॉक्स, UVW का बॉक्स, राइट। अच्छा, आप लोगों को एक फॉर्मूला जरूर बताया जाता है, हम बताते हैं कि UVW का अगर स्क्वायर मुझे लिखना हो तो क्या लिखते हैं बेटा, U डॉट U लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखते हैं, U डॉट V लिखते हैं बच्चे, और क्या लिखते हैं, U डॉट W लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, V डॉट U लिखेंगे, V डॉट V लिखेंगे, V डॉट W लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे, W डॉट U लिखेंगे, W डॉट V लिखेंगे और W डॉट W लिखेंगे। क्लियर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप आराम से देख सकते हैं। जेई, मैं तो कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन एडवांस में, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, राइट। अच्छा, आप डाटा रखना चालू करते हैं। अच्छा, यू डॉट ही तो 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर, राइट, तो ये 1 हो गया, क्लियर। अच्छा, यू डॉट वी हमें नहीं पता, यू डॉट वी हमें पता ही नहीं है, तो यू डॉट वी हम लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट मैं यू डॉट वी को लैम्डा मान लेता हूँ, मैं यू डॉट वी को लैम्डा मान लेता हूँ, राइट। तो मैंने इसको लैम्डा मान लिया भैया, तो इसको लैम्डा माना, ठीक है। यू डॉट डब्ल्यू कितना दे रखा है, यू डॉट डब्ल्यू शायद 1 दे रखा उन्होंने, यस, यू डॉट डब्ल्यू 1 है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वी डॉट यू, वापस इसको हमने लैम्डा माना था, वी डॉट डी 1 हो जाएगा, क्लियर। वी डॉट डब्ल्यू कितना दे रखा है देखते हैं, तो वी डॉट डब्ल्यू 1 है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, डब्ल्यू डॉट यू कितना है, 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू कितना दे रखा है, 4, ठीक है, ये दे रखा है आपको 4, राइट। अच्छा, आपको है ना यू बी डब्ल्यू जो है ना वॉल्यूम कितना दे रखा है, √2, वॉल्यूम कितना दे रखा है, √2। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि इसका जो वॉल्यूम है वो √2 के बराबर है, ये √2 के बराबर है, ठीक है। अगर बच्चे ये √2 के बराबर है तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ, ये √2 का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, क्लियर। तो अब मुझे यहाँ से सिर्फ लैम्डा चाहिए। अगर मुझे लैम्डा मिल गया तो मेरा काम खत्म। तो लैम्डा पर फोकस करते हैं, कैसे निकालेंगे लैम्डा, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 1, 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस लैम्डा 4 लैम्डा -1 आ जाएगा, ठीक है, और +1 कितना आएगा, लैम्डा -1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 2 आ जाएगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए कितना आएगा बेटा, 1 4 - 1 3 आ जाएगा, फिर माइनस लैम्डा 4 लैम्डा -1 आ जाएगा, +1 लैम्डा -1 आ जाएगा, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 = 3 - 4 लैम्डा स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा आएगा, क्लियर। वहाँ से कितना आएगा, लैम्डा -1 आएगा, ठीक। जो बचेगा वो देख लेते हैं। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया दुनिया में, क्लियर। तो मेरे पास बचेगा कितना, 4 लैम्डा स्क्वायर = 2 लैम्डा बचेगा, यानी लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, 0 और 1/2, ठीक है। अच्छा, 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है, शुरुआत में ही बोल दिया था हमने कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो लैम्डा 0 नहीं हो सकता, क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 1/2 लेंगे, क्लियर। यानी लैम्डा मुझे मिल चुका है 1/2, यानी मुझे क्या मिल चुका है, यू डॉट वी की वैल्यू मुझे 1/2 मिल चुकी है, क्लियर। आप चाहते क्या हैं इस क्वेश्चन में, ये सब हमने क्यों किया, ये किया क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, और इसकी वैल्यू तब निकलेगी ना बेटा, इसकी वैल्यू तब निकलेगी जब मुझे यू डॉट वी पता होगा, क्योंकि मॉड यू और मॉड वी तो मुझे पता है पहले से 1 है, तो अल्टीमेटली मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यू डॉट वी पता होना चाहिए, राइट। तो अपन क्या करेंगे देखिए, ठीक, तो अपन लिखेंगे 3u + 5v का होल स्क्वायर लिखेंगे, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा, 30 आएगा, यू डॉट वी आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अच्छा, यू डॉट वी की वैल्यू मुझे पता है हाफ है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 34 + 30 × हाफ रख लेते हैं, यानी 15, क्लियर, ये 15 आ जाएगा, ये आ गया 49, ठीक है। तो अगर आप इसका मॉड पूछेंगे कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा 7, कितना आंसर आएगा, 7, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन कहता क्या है ना, क्वेश्चन को समझना था भी। जब मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगा, जैसे बच्चा इसको दिखेगा, बच्चा इसको स्टार्ट करेगा, जब वो उसको स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो जाएगा तो उसको वो अटकेगा कहाँ पर, यू डॉट वी पर अटकेगा। यू डॉट वी कहाँ से आएगा, वो हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। तो यू डॉट वी हमने कहाँ से निकाला बेटा, यहाँ से निकाला, ठीक। तो इस तरह से हम यू डॉट वी निकाल सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7, राइट।